साइंस और ट्रेडिशन, इन दोनों के बीच की जो लड़ाई है बहुत पुरानी रही है। अब एक जनाब हैं जो साइंस के पक्ष में, साइंटिफिक इन्वेंशंस के पक्ष में, साइंटिफिक ट्रीटमेंट्स के पक्ष में बात करते हैं, उन पे यकीन रखते हैं। इनका नाम है डॉक्टर आबी। मैं आपको डॉक्टर आबी बोलूँ या द लिवर डॉग बोलूँ? डॉक्टर आबी बोल रहे हैं। ठीक है, तो अब आते हैं उस सवाल पे जिसके बारे में हमारे न्यूज़ रूम में भी बहुत चर्चा हुई थी, विराट कोहली। तो जब विराट कोहली ने बोला कि पेट का एसिडिटी कम करना है और उससे एसिड कैल्शियम का लॉस जो कम होता है, वो बिल्कुल नॉनसेंस है, क्योंकि ना उसको पता है ह्यूमन फिजियोलॉजी, ना उसका एक्यूपंक्चर को पता है ह्यूमन फिजियोलॉजी। एक्यूपंक्चर, और आपने ऐसा क्यों बोला कि ये काम नहीं करता? एक्यूपंक्चर चाइनीज़ है और एक्यूप्रेशर जो है वो हमारा है, आयुर्वेद का है। ये बिल्कुल नॉनसेंसिकल है, क्योंकि ऐसा रोड या हाईवेज हमारे शरीर में नहीं होता। आप वीगनिज्म को एक रिलीजियस कल्ट कहते हैं, ये लॉजिकल नहीं है। हर व्यक्ति वीगन नहीं बन सकता। वीगनिज्म जो होता है और इसके ऊपर जितना भी वो जो डिस्कशंस होता है, डिबेट्स होता है, वो सब एथिक्स से भरा हुआ है। तो इसलिए मैंने बोला ये रिलीजन है। रिलीजन में भी प्रिंसिपल्स होते हैं ना, एक भगवान होता है और उसका फॉलोअर्स होता है। अब वीगनिज्म से चलते हैं आपके फेवरेट टॉपिक आयुर्वेद पे। पुराने ज़माने में बहुत सारे लोग मर जाता था टीबी से, लेकिन अब ये नहीं होता। लेकिन आयुर्वेद का जो एजुकेशन सिस्टम अभी भी BAMS होता है ना, बैचलर्स इन आयुर्वेद एंड मेडिसिन एंड सर्जरी, जो पढ़ते हैं वो जो स्टूडेंट्स, वो अभी भी उस ज़माने का ये पढ़ते हैं, क्योंकि ये इसका कारण वो बोलते हैं कि इसका कारण ये बैक्टीरिया नहीं है, एनवायरनमेंट है। और क्या बोलते हैं, राक्षस से कवर टू कवर मैंने पढ़ाई किया है, उसका जो सिलेबस में जो है यही सीखे जाते हैं स्टूडेंट्स को। तासीर जो शब्द है ये बहुत पॉपुलर है हमारे देश में। बोलते हैं खाने की एक तासीर होती है, जैसे रात में चावल नहीं खाना चाहिए, दही नहीं खाना चाहिए, इनकी तासीर ठंडी होती है। ये सब ट्रेडिशनल थिंकिंग है ना, इसमें कोई साइंटिफिक या रैशनल थिंकिंग नहीं होता है। कई लोगों को लगता है होम्योपैथी में बस अल्कोहल डाली जाती है दवाइयों के अंदर। सही है। बचपन में होम्योपैथी की दवाइयाँ बहुत खाई, आप कह रहे हो उसका कोई फायदा ही नहीं हुआ? नहीं हुआ है, क्योंकि वो एक है कि वो सिर्फ स्वीट्स जैसा है। हाँ, मीठी होती है, वो तो मिल्क शुगर है तो मीठी होती है, नहीं तो पानी जैसा है, सिर्फ मीठा पानी होता है या वो शराब होता है। हमें कुछ ऐसे घरेलू नुस्खों के बारे में बताइए जो कि बहुत ही पॉपुलर हैं, लगभग हर इंसान उनको करता है पर उनसे कोई फायदा नहीं होता है। नंबर 1 इंडिया में होगा हल्दी दूध, क्योंकि हल्दी टर्मरिक जो हम बोलते हैं वो एक किचन स्पाइस है, वो सिर्फ कलरिंग और फ्लेवरिंग के लिए उसका यूज़ होता है। हल्दी का जो बायो अवेलेबिलिटी है वो 2% से कम है। 98% जो हल्दी होता है वो स्टूल से बाहर निकल जाता है, शरीर के अंदर रुकता ही नहीं है। तो कैसे होगा उसका बेनिफिट? आपने ये बोला है कि योगा से स्किन और बालों का कोई कनेक्शन नहीं है। आप चाहे कोई भी योगा का आसन कर लें, आपकी स्किन अच्छी नहीं होगी, आपके बाल अच्छे नहीं होंगे। सिर्फ स्किन या बाल का नहीं, डायबिटीज़, थायराइड का डिसीज़, ब्लड प्रेशर, ये सब लोग बोलते हैं। इवन फैटी लिवर बोलते हैं कि योगा करने से फैटी लिवर भी कम हो जाता है। ये सब टोटल नॉनसेंस है, बकवास है। योगा से ये सब कुछ नहीं होता। पर डॉक्टर आबी, बहुत सारे सेलिब्रिटीज़ ये दावा करते हैं कि उनका वेट लॉस, उनकी फिट बॉडी, सबके पीछे योगा का हाथ है। हाँ, तो उसमें तो उसको एंगेजमेंट मिल जाता है ना बस। Brought to you by Infinix। साइंस और ट्रेडिशन, इन दोनों के बीच की जो लड़ाई है बहुत पुरानी रही है। वक्त के साथ धीरे धीरे साइंस ने तरक्की की, नए नए इन्वेंशंस हुए, वहीं ट्रेडिशनल विजडम जो है वो हमें पीढ़ी दर पीढ़ी मिलता गया। पर इन दोनों के बीच में हमेशा एक कॉन्ट्रडिक्शन रहा है। अब आप ऐसे सोचिए, एक तरफ है आयुर्वेद, होम्योपैथी, और दूसरी तरफ है एलोपैथी। इन दोनों के बीच में एक वर्सेस की डिबेट चलती आई है और हमेशा चलती रहेगी। जो आम जनता है उसके मन में हमेशा ये सवाल आता है कि इन दोनों के बीच में सही रास्ता कौन सा है, किसे चुनना चाहिए। अब एक जनाब हैं जो साइंस के पक्ष में, साइंटिफिक इन्वेंशंस के पक्ष में, साइंटिफिक ट्रीटमेंट्स के पक्ष में बात करते हैं, उन पे यकीन रखते हैं, ट्विटर पर बहुत फेमस हैं, इनके ट्वीट्स आए दिन वायरल होते रहते हैं, तगड़ी फ़ैन फॉलोइंग है इनकी। ट्विटर पे तो वैसे ये द लिवर डॉग के नाम से जाने जाते हैं, और ये जो ट्रेडिशनल मेडिसिन के तरीक़े हैं उनको थोड़ा खारिज करते हैं, जिसको लेकर कभी कभी काफ़ी बवाल भी मच जाता है। इनका नाम है डॉक्टर आबी, और ये आज हमारे साथ मौजूद हैं बैठकी में। थैंक यू सो मच डॉक्टर आबी। मैं आपको डॉक्टर आबी बोलूँ या द लिवर डॉग बोलूँ? डॉक्टर आबी बोल देना। ठीक है, डॉक्टर आबी, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस।
एंड वेलकम टू ललन टॉप। थैंक यू, इस अवसर के लिए धन्यवाद। थैंक यू सो मच। सो डॉक्टर, अभी बहुत सारे सवाल हैं, हमारे लोगों के मन में भी बहुत सारे सवाल हैं, क्योंकि जो बातें आप सोशल मीडिया पे करते हैं कभी कभी उनको लेकर के थोड़ी बहस छिड़ जाती है, थोड़ा बवाल भी हो जाता है, तो सब पे बात करेंगे धीरे धीरे। पर सबसे पहले आप मुझे ये बताइए, आप एक हेप्टोलॉजिस्ट हैं, राइट? डॉक्टर, तो एक हेप्टोलॉजिस्ट डॉक्टर क्या होता है, काम क्या करता है? हेपेटोलॉजी डॉक्टर मतलब लिवर का डॉक्टर होता है। अच्छा। जो सिर्फ लिवर बीमारियों को डायग्नोसिस करते हैं और उसका इलाज करते हैं। और ये पहले गैस्ट्रोएंटरोलॉजी के अंदर आ जाता था, हेपेटोलॉजी का जो प्रैक्टिस है, लेकिन अभी ये डिफरेंट अलग हो गया है गैस्ट्रोएंटरोलॉजी से ना। अभी एक नया स्पेशलिटी, सुपर स्पेशलिटी बन गया है। और मैंने हेपेटोलॉजी किया है दिल्ली से ही, इंस्टीट्यूट ऑफ लिवर एंड बिलियरी साइंसेस वसंत कुंज से। ओह, ग्रेट इंस्टीट्यूट। तो सर, गैस्ट्रोलॉजी तो वैसे पेट की बीमारियों के बारे में अगर बात करें वो होता है, और हेप्टोलॉजी अगर बोले तो अब स्पेसिफिकली लिवर की बात। ओके, लिवर और उसमें एक और एडिशनल चीज़ है, वो लिवर ट्रांसप्लांट भी है। तो ट्रांसप्लांट मेडिसिन भी इसके अंदर आ जाते हैं। अच्छा, तो आप काफ़ी लिवर ट्रांसप्लांट भी कर चुके हैं? हाँ, नहीं, मैं सर्जन नहीं हूँ, फिजिशियन हूँ। Okay. जो ट्रांसप्लांट जिसका ज़रूरत है, उनको ठीक करके मैं ट्रांसप्लांट के लिए भेजता हूँ, और ट्रांसप्लांट के बाद उसका जो फॉलोअप होता है वो भी मैं करता हूँ। ओके, तो अब आते हैं एक उस सवाल पे जिसके बारे में हमारे न्यूज़ रूम में भी बहुत चर्चा हुई थी। विराट कोहली सबके पसंदीदा क्रिकेटर, ज़्यादातर लोगों के पसंदीदा क्रिकेटर, अब इन्हीं ने एक इंटरव्यू दिया था। सबसे पहले हमारे जो दर्शक हैं जो नहीं जानते इस इंटरव्यू के बारे में, पहले मैं थोड़ा वो समझा देती हूँ। इस इंटरव्यू में विराट कोहली से ये पूछा गया कि आप वेजिटेरियन क्यों बने। विराट कोहली वैसे वेजिटेरियन हैं, तो उन्होंने जो जवाब दिया वो क्या दिया वो मैं समझा देती हूँ दर्शकों को। एक तो उन्होंने ये बोला कि ये जो एडवाइस थी वेजिटेरियन बनने की, ये उनको एक एक्यूपंक्चरिस्ट ने दी थी। और क्यों बने वो, इसका जवाब ये था कि उनको ये बताया गया कि मीट खाने से आपका जो पेट है उसमें एसिड ज़्यादा बनता है, वो ज़्यादा एसिडिक हो जाती है, जिसकी वजह से आपकी जो हड्डियां हैं उनसे कैल्शियम लीक ऑफ करता है, यानी हड्डियों से कैल्शियम का लॉस हो जाता है। अब इसका सल्यूशन ये था कि अपने पेट को एसिडिक ना बनाएं, अल्कलाइन बनाएं, जिसके लिए उनको मीट छोड़ना पड़ा ताकि उनका जो पेट है वो कम एसिडिक हो जाए। और जब पेट उनका कम एसिडिक हो जाएगा तो उससे जो कैल्शियम हड्डियों से घुल रहा है या निकल रहा है वो भी होना बंद हो जाएगा, और उनका जो सर्विकल स्पॉन्डिलाइटिस है वो भी ठीक हो जाएगा। आपने इस ट्वीट का ये जवाब दिया कि ये है अटर नॉनसेंस, प्योर नॉनसेंस, ये सच नहीं है। और आपने 3 बातें इसमें कही। सबसे पहले तो आपने ये बोला कि एक्यूपंक्चर जो है ये अपने आप में बहुत ही यूजलेस तरीका है चीज़ों को ठीक करने का, ये काम नहीं करता है। दूसरी बात आपने ये बोली कि ये एक बहुत बड़ा मिथ है, गलतफहमी है कि मीट खाने से हड्डियों से कैल्शियम का लॉस होता है, ऐसा नहीं होता। और तीसरी बात आपने ये बोली कि जो लोगों के मन में धारणा है कि वेजिटेरियन डाइट है, एक तरीके से वो सुपीरियर है नॉन वेजिटेरियन डाइट से। जी। तो आपने ये बात बोली। अब इससे जुड़े हम कुछ सवाल करते हैं, इससे जुड़ी कुछ बातें करते हैं। ठीक है। सबसे पहले तो मुझे आप ये समझाइए कि ये जो लोगों को लगता है कि मीट खाने से हड्डियों से कैल्शियम का लॉस होता है, थोड़ा इसके ऊपर बताइए। देखो, एक चीज़ होता है कि मीट खाने से जो बोलते हैं कि अल्कलाइन और एसिडिक ना, खून या पेट या हमारा जो इंटेस्टाइन है उसमें एसिड ज़्यादा बनता है मीट खाने से। और अगर हमने मीट छोड़ दिया तो एसिड कम हो जाता है, और वैसे अल्कलाइन ये अल्कलिनिटी बढ़ जाता है और हेल्दी हो जाता है। ये जो बोलते हैं उसको ह्यूमन फिजियोलॉजी के बारे में कुछ पता ही नहीं है, क्योंकि हमारे पेट में एसिड जो है वो नॉर्मली होता है। पेट एसिडिक होता है क्योंकि एसिड से ही हमारा डाइजेशन शुरू हो जाता है। उसके बाद जब वो स्मॉल इंटेस्टाइन्स जाते हैं, लार्ज इंटेस्टाइन्स जाते हैं, तो उसमें अलग से पीएच होता है, वो अल्कलाइन ज़्यादा हो जाता है। इसको मैं थोड़ा सिंप्लीफाई करती हूँ ताकि लोगों को समझ में आ जाए। आप ये कह रहे हैं खाने को हजम करने के लिए पेट में एसिड होना ज़रूरी होता है, उसके बाद वो जाता है, जो खाना पच गया आंतों तक जाता है हमारे, राइट? फिर आपने अल्कलाइन के बारे में क्या बोला? तो उसमें अल्कलिनिटी कम, एसिडिटी कम हो जाता है इंटेस्टाइन्स में, क्योंकि उधर बाकी ज़्यादा एंजाइम्स और जो डाइजेस्टिव जूसेस जो होता है, जो पैंक्रियास से आता है, गॉल ब्लैडर से बाइल आ जाता है, ये सब एसिडिटी कम रखता है इंटेस्टाइन्स में, और उधर अब्जॉर्प्शन या डाइजेशन और ज़्यादा हो जाता है। ये जो एसिड और अल्कलाइन जो होता है हमारे शरीर में, उसका कंट्रोल और रेगुलेशन नॉर्मली हो जाता है। वो खाने से और ऐसा कुछ ना कुछ पीने से वो चेंज कभी नहीं होता। पर लोगों को जैसी एसिडिटी की समस्या होती है
वो तो पेट का ही प्रॉब्लम है ना। हाँ वो एसिडिटी होता है स्पाइसी फूड्स खाने से, या जब अल्सर बन जाता है उससे एसिडिटी का फीलिंग हो जाता है। तो एसिडिटी एक सिम्टम है, वो बीमारी नहीं है। एसिडिटी का बहुत सारे कारण होता है। जैसे एक अल्सर हो गया, कैंसर से भी एसिडिटी हो जाता है, स्टमक कैंसर से एसिडिटी बन जाता है, या अल्सर से हो जाता है, या कुछ स्पाइसी फूड्स खाने से एसिडिटी ज़्यादा हो जाता है, रिफ्लक्स डिसीज होता है उससे तो एसिडिटी हो जाता है। तो एसिडिटी बीमारी नहीं है, वो एक सिम्टम है, उसका कारण ढूंढना है और कारण को ठीक करना है। और एसिडिटी वैसे हमारे शरीर में इम्पॉर्टेंट है, वो जरूरी है हमारे लिए, डाइजेशन का फर्स्ट स्टेप है वो। अच्छा। तो जब विराट कोहली ने बोला कि पेट का एसिडिटी कम करना है और उससे एसिड कैल्शियम का लॉस जो कम होता है, वो बिल्कुल नॉनसेंस है, क्योंकि ना उसको पता है ह्यूमन फिजियोलॉजी, ना उसका एक्यूपंक्चरिस्ट को पता है ह्यूमन फिजियोलॉजी। ओके, सो वैसे ये जो पूरी धारणा है कि मीट खाने से आपका जो लॉस होता है कैल्शियम का हड्डियों से, ये गलत बात है, ऐसा कुछ नहीं होता? ऐसा कुछ नहीं होता है, इसके ऊपर साइंटिफिक स्टडीज भी हो गया है। मैंने उस ट्वीट पे भी उसका वो स्टडी डाला भी है, पबमेड में मिलता है वो स्टडी। नॉर्मली हमको प्रोटीन की ज़रूरत है, तो वो 0.8 से लेके 1 ग्राम पर किलोग्राम होना चाहिए डेली प्रोटीन इंटेक। तो इस स्टडी में उन्होंने ज़्यादातर प्रोटीन दिया, मीट के प्रोटीन दिया था इस स्टडी में, और उन्होंने देखा है कि वो कैल्शियम का जो रेगुलेशन हमारे शरीर में होता है उसमें कुछ फ़र्क नहीं पड़ा। तो कैल्शियम लॉस तो होता ही नहीं है, ये साइंटिफिकली प्रूवन है। ओके, अब आते हैं इस मुद्दे पर, और जो कि ये डिबेट हर कुछ दिनों में छिड़ी जाती है। वेजिटेरियन जो हैं वो कहते हैं कि भाई वेजिटेरियन डाइट ज़्यादा बेहतर होती है, नॉन वेजिटेरियन ये कहते हैं हमारे पास प्रोटीन ज़्यादा है, हमारे पास कैल्शियम ज़्यादा है, तो हम नॉन वेजिटेरियन डाइट ज़्यादा सुपीरियर मानते हैं। तो ये हमेशा एक डिबेट चलती रहती है दोनों के बीच में। अब एक्चुअल में दोनों गुटों में से क्या कोई ऐसा है जो सही है? और पोषण, आपको न्यूट्रिशन अल्टीमेटली खाने का पर्पस तो ये है कि आपके जो शरीर है उसको अच्छा पोषण मिले। दोनों डाइट्स में से आपको पोषण किस में ज़्यादा मिलता है? ये जो चीज़ है हम दो तरीके से देख सकते हैं। एक है कि तो वेजिटेरियनिज्म और वेजिटेरियन डाइट जो है वो कल्चरली और ट्रेडिशनली एक पर्सनल चॉइस हो जाता है, और नॉन वेजिटेरियनिज्म जो होता है, जो मीट खाते हैं, वो भी पर्सनल चॉइस है। ऐसा नहीं है कि वेजिटेरियन डाइट ही बेहतर है या नॉन वेजिटेरियन बेहतर है, ऐसा नहीं है, क्योंकि दोनों में तो प्रॉब्लम्स होता है। एक है कि हमारे शरीर में जो न्यूट्रिटिव वैल्यूज़ जो होता है ना, वो जो खाने से हमें जो न्यूट्रिशन मिलता है उसमें वाइटामिन्स की बहुत ज़रूरी है। तो उसमें एक वाइटामिन है वाइटामिन B12, वो सिर्फ हमें एनिमल सोर्सेज से ही मिलता है, वो प्लांट सोर्सेज से मिलता ही नहीं। तो जो प्योर वेजिटेरियन है वो विटामिन B12 उसके शरीर में कम हो जाता है, और विटामिन B12 डिफिशिएंसी भी हो सकता है, तो उनके लिए विटामिन B12 अलग से सप्लीमेंट्स लेना पड़ता है। तो वो न्यूट्रिटिवली इंफीरियर है, उसका जो वैल्यू है वो कम है वेजिटेरियन डाइट। और अगर आपके शरीर में विटामिन B12 की कमी हो गई तो क्या अलग अलग जगहों पे शरीर के आपको चमक वाला दर्द उठता है, ऐसा होता है? हाँ, ऐसा होता है। न्यूरोपैथी हम बोलते हैं उसको, नर्व्स का जो डैमेज होता है, और एनीमिया होता है, हमारा जो हीमोग्लोबिन है वो कम हो जाता है। हमारा जो ब्रेन का बीमारियाँ होता है विटामिन B12 डिफिशिएंसी से, बहुत सारा प्रॉब्लम्स होता है विटामिन B12 से। तो इसलिए विटामिन B12 हमें सप्लीमेंट लेना पड़ता है प्योर वेजिटेरियन है तो। अब देखो ये जो मीट ईटिंग ग्रुप जो है उसमें भी प्रॉब्लम्स है, क्योंकि अगर हमने ज़्यादा प्रोसेस्ड रेड मीट्स खा लिया तो वो हार्ट के लिए अच्छा नहीं है, लिवर के लिए अच्छा नहीं है। प्रोसेस्ड मीट्स जो है वो फैटी लिवर ज़्यादा बढ़ जाता है, हमारा जो लिवर पे फैट और जमा होता है, तो उसमें भी प्रॉब्लम्स है। तो इसलिए हम बोलते हैं कि एक बैलेंस्ड डाइट होना चाहिए। तो बैलेंस्ड डाइट में वेजिटेरियनिज्म ठीक है, लेकिन उसमें विटामिन B12 का सप्लीमेंट्स लेना पड़ेगा, या कोई एनिमल प्रोटीन, मतलब जो दूध हो गया, दूध का जो प्रोडक्ट्स हो गया, दही वगैरह, वो सब लेना पड़ेगा। या फोर्टिफाइड फूड्स होता है जिसमें विटामिन सब डाला हुआ है। फोर्टिफाइड फूड का मतलब? फोर्टिफाइड मतलब जैसे देख लो कि ये जो नमक है, तो जो कोस्टल एरियाज में रहते हैं वो जो ज़्यादा मछली खाते हैं, तो मछली से हमें आयोडीन मिलता है। जो हिल्स के ऊपर, मतलब जो पहाड़ों पे होता है, उसका तो ये मछली वगैरह नहीं मिलता है, तो वो आयोडीन डिफिशिएंट हो जाता है। इसलिए हम क्या गवर्नमेंट ने क्या किया, उन्होंने नमक को आयोडीनाइज किया, नमक में आयोडीन डाल दिया, तो उसको बोलते हैं फोर्टिफाइड फूड। सो जो वेजिटेरियंस होता है उसमें फोर्टिफाइड फूड्स मिल जाते हैं, जैसे डेयरी हो गया, डेयरी प्रोडक्ट्स हो गया, उसमें तो विटामिन B12 वगैरह डाल के वो देते हैं। तो फोर्टिफाइड फूड से हमें सप्लीमेंट्स मिल जाता है। तो फोर्टिफाइड फूड्स लेने से बैलेंस्ड डाइट हो गया जो वेजिटेरियंस का। और मीट जो खाते हैं उसको ज़्यादातर फ्रेश लेना है। मीट जो है वो प्रोसेस्ड और अल्ट्रा प्रोसेस्ड फूड्स कम लेना है। प्रोसेस मतलब जो या तो पैकेज्ड होते हैं, स्टोर किए होते हैं, वो उनको अवॉइड करिए, आप फ्रेश खाइए।
तो बेसिकली आई थिंक जो हमारी बातचीत है उससे मुझे ये समझ में आ रहा है कि ऐसा नहीं है कि कोई एक ग्रुप ज़्यादा सुपीरियर है। आपकी अपनी पर्सनल चॉइस है कि आप वेजिटेरियन है या नॉन वेजिटेरियन है, पर हाँ आपके शरीर में अगर कुछ डेफिशिएंसी हो रही है किसी विटामिन की, किसी न्यूट्रिएंट की, तो आप उसको सप्लीमेंट से उसकी भरपाई कर सकते हैं। एग्जैक्टली। और ये बहुत इम्पोर्टेंट है कि जब मैं आ रहा था इधर दिल्ली से नोएडा तक, तो मुझे एक पोस्टर मिला रोड साइड पे, उसमें लिखा है कि गो वेजिटेरियन एंड इंश्योर आपका जो परिवार में जो फ्रेंड्स है उसको भी वेजिटेरियन बनाओ। ऐसा एक पोस्टर है दिल्ली में। अच्छा। ये हमें किसी को इस चीज़ सब इम्पोज नहीं करना है, क्योंकि ये सब पर्सनल चॉइसेस है। उसका जो कमियां हैं वो देख के हमें उसको ठीक करना है। लेकिन ये इम्पोजिशन जो होता है ना, वेजिटेरियनिज्म इज गुड या नॉन वेजिटेरियन मीट डाइट इज गुड, कार्निवोर डाइट और अच्छा हो जाता है, ये सब नहीं करना है। ठीक है सर, अब आते हैं इस पूरे जो ट्वीट जो आपका वायरल हुआ था उसके थर्ड पार्ट पर, एक्यूपंक्चर। ये पहले तो हमें आप ये समझा दीजिए कि एक्यूपंक्चर जो है, नाम तो सबने सुना है पर बहुत लोगों को मालूम नहीं होगा कि ये होता क्या है। तो ये क्या होता है और आपने ऐसा क्यों बोला कि ये काम नहीं करता? तो एक्यूपंक्चर एक ऑल्टरनेटिव मेडिसिन है, मतलब वो जो मेन स्ट्रीम मेडिसिन नहीं होता है। क्या ये चाइनीज? ये चाइनीज है। एक्यूपंक्चर चाइनीज है और एक्यूप्रेशर जो है वो हमारा है, आयुर्वेद का है। अच्छा। मर्मा चिकित्सा बोलते हैं उसको, एक्यूप्रेशर। अच्छा। या तो एक्यूप्रेशर में हम सिर्फ प्रेशर देते हैं उंगलियों से, और एक्यूपंक्चर में हम नीडलिंग करते हैं, नीडल्स डालते हैं। अच्छा, तो जो दिखाते हैं कि पूरे शरीर में सुइयां घुसा देते हैं वो एक्यूपंक्चर होता है। वही एक्यूपंक्चर होता है। तो एक्यूपंक्चर का हर मेडिकल प्रैक्टिस का अलग से प्रिंसिपल्स होता है, और वो प्रिंसिपल्स बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वो प्रिंसिपल्स के ऊपर हम बोलते हैं कि ये साइंस है या सूडो साइंस है या अनसाइंटिफिक है। तो एक्यूप्रेशर बोलते हैं, एक्यूपंक्चर में ये लोग बोलते हैं कि हमारे शरीर में मेरिडियंस होता है, जैसे लाइंस होता है अंदर, जैसे हाईवे रोड्स जैसा। और मान लो एक उंगली से एक लाइन निकलता है और वो हार्ट तक पहुंचता है या लिवर तक पहुंचता है। अगर हमने इस उंगली में एक सुई डाल दिया तो लिवर का प्रॉब्लम्स कम हो जाता है या बढ़ जाता है। तो ये सुई डाल के ये इम्बैलेंस जो होता है वो ठीक करते हैं। ये बिल्कुल नॉनसेंसिकल है, क्योंकि ऐसा रोड्स या हाईवेज हमारे शरीर में नहीं होता। पर सर नसें तो जुड़ी होती हैं, ऐसा तो हम लोग भी सुनते हैं। नर्वस सिस्टम तो अलग है। मान लो एक एक्यूपंक्चरिस्ट बोलते हैं कि अगर हमने पैर के नीचे 2-3 जगह सुई डाल दिया तो वो सिरोसिस ठीक हो जाता है। मतलब सिरोसिस मतलब लिवर की बीमारी। वो तो ऐसा होता ही नहीं है, क्योंकि लिवर की बीमारी बहुत कारण से होता है। शराब से होता है, हेपेटाइटिस बी से होता है, हेपेटाइटिस सी से होता है। उनका तो इलाज करना है, तभी ये ठीक हो जाता है ना। सिर्फ सुई डालने से क्या होता है उसमें? तो एक्यूपंक्चर जो है उनका प्रिंसिपल से बहुत गड़बड़ है, और एक्यूपंक्चर लेने से कुछ काम नहीं होता। मतलब वैसे रीजनेबल या भलाई के लिए कुछ नहीं होता। ये सब वेस्ट ऑफ मनी और टाइम है। और एक्यूपंक्चरिस्ट जो होता है उनका जो एजुकेशन जो होता है ना, वो मेडिकल एजुकेशन जो होता है उसमें तो कोई ह्यूमन एनाटॉमी या प्रॉपर फिजियोलॉजी ये सब नहीं होता। अच्छा, पढ़ाई नहीं जाता उन्हें ये सारी चीज़ें? नहीं। तो क्योंकि ये पुराना ट्रेडिशनल चाइनीज मेडिसिन से आए हैं, तो वो प्री साइंटिफिक इरा है। मतलब साइंस पैदा होने से पहले जो हमारा मन में जो ऑब्जर्वेशंस था उसके ऊपर है ये सब। ओके सर, अभी जैसे हम नसों की बात कर रहे थे ना कि पूरी नसें शरीर की आपस में जुड़ी हुई हैं, तो बहुत बार ऐसे कहते हैं दिल की नस जो है शायद वो, हाँ ये इंगेजमेंट फिंगर वाली चीज़ मैंने बहुत सुनी है। आपने सुनी है ये? कि हम लोग हमेशा इंगेजमेंट रिंग जो है वो इधर इस वाली उंगली में क्यों पहनते हैं? कहते हैं क्योंकि यहाँ की नस जो है दिल से जुड़ी हुई होती है। तो ऐसे बहुत सारी बातें हैं कि यहाँ दबाओ तो इधर फायदा मिलेगा क्योंकि आपकी नस जुड़ी है। ये एक्यूप्रेशर है। हाँ, तो ये सही है या नहीं? नहीं, सही नहीं है, क्योंकि ये तो हमारा एनाटॉमी और फिजियोलॉजी से हम इसका एक्सप्लेनेशन नहीं दे सकते ना। ये कैसे हम दे सकते हैं? क्योंकि ये जो है ये सिर्फ एक जॉइंट है। इसका जो नर्व जो नसें होते हैं, जो नर्व्स होते हैं, वो हर जगह जाते हैं। मतलब हैंड्स का जो नर्व सप्लाई होता है वो दोनों हाथों में सेम ही होता है। तो इधर दबाने से दिल का ये सब चीज़ ठीक हो जाएगा, इधर दबाने से नहीं ठीक होगा, उसका कोई मतलब ही नहीं होता। उसका एक्सप्लेनेशन क्या है? क्यों एक्सप्लेनेशन नहीं है उसमें ना? साइंटिफिक रीजनिंग तो है नहीं। क्योंकि वो लोग ये बोलते हैं कि क्योंकि नस जुड़ी हुई है तो यहाँ पे अगर आप प्रेस करोगे तो आपको इस तरफ फ़ायदा होगा, दिल में फ़ायदा होगा। मैं आपको एग्जांपल देती हूँ, पता नहीं आपने स्कूल कॉलेज में अपना ये किया है या नहीं, पर हम जब गर्ल्स स्कूल में थे तो हम लोग को बोलते थे नाखून ऐसे ऐसे आपस में रगड़ो, क्योंकि नाखूनों को आपस में रगड़ोगे तो बाल अच्छे होंगे। सुना है आपने ये? नहीं, ये तो सुना नहीं। ये बहुत कॉमन है, और स्पेशली लड़कियों के बीच में बहुत कॉमन है कि नाखूनों को रगड़ो तो आपके बाल अच्छे होंगे। तो मैं यही जानना चाहती थी कि क्या लॉजिक क्या है, नाखूनों से बाल कैसे अच्छे होंगे रगड़ने से? नाखून और बाल से एक ही कॉमन फैक्टर होता है
दोनों केराटिन नाम का प्रोटीन से बना हुआ है। हाँ। बस उतना ही है। मतलब ये सब कुछ नहीं होता, कहीं शरीर के किसी अंग को आप दबाइए तो किसी दूसरे अंग को फायदा नहीं पहुंच रहा। कुछ नहीं होता। ये एक्यूप्रेशर और एक्यूपंक्चर जो है वो मेरिडियन थियरी बोलते हैं उसको। मेरिडियन थियरी जो होता है वो अनसाइंटिफिक है। उसमें कोई साइंटिफिक या कोई प्रॉपर एक्सप्लेनेशन तो होता ही नहीं। ओके अब एक बात बताइए, आप वीगनिज्म को एक रिलीजियस कल्ट कहते हैं। वीगनिज्म क्या होता है हम अपने दर्शकों को बहुत ही सिंपल भाषा में समझा देते हैं। वीगन वो लोग होते हैं जो एक तो नॉनवेज नहीं खाते और साथ ही दूध और दूध से बनी चीज़ें जैसी दही हो गया, पनीर हो गया, ये सारी चीज़ें नहीं खाते। एम आई राइट सर? ये एनिमल प्रोडक्ट से जुड़ा हुआ कुछ भी नहीं लेते, वैसे सिल्क साड़ीज भी नहीं पहनते। अच्छा, साड़ी भी नहीं पहनते। वो हार्डकोर जो रियल वीगन्स होते हैं वो एनिमल प्रोडक्ट्स या एनिमल सोर्सेज से बना हुआ कुछ भी नहीं लेता। सिल्क साड़ीज नहीं पहनते, लेदर बेल्ट वगैरह नहीं पहनते, मतलब और ये एनिमल प्रोडक्ट्स वगैरह नहीं खाते। ये सही वीगन है। और वीगनिज्म के अंदर भी बहुत सारे टाइप्स का वीगन्स होते हैं जो लेदर बेल्ट पहनते हैं, सिल्क साड़ी पहनते हैं, लेकिन वो दूध या दूध प्रोडक्ट्स वो जो पनीर दही सब नहीं लेते। तो आप इसको रिलीजियस कल्ट क्यों कहते हैं? क्योंकि इसमें हम ये भी दो तरीके से देख सकते हैं कि वीगनिज्म जो उसका जो प्रिंसिपल्स है वो अच्छा है, क्योंकि ये एथिकल प्रिंसिपल्स है, एथिक्स से भरा हुआ है और मोरालिटी से भरा हुआ है। वो अच्छा है क्योंकि ये एनिमल क्रूएल्टी ये सब बंद करने के लिए वो सब बोलते हैं। दूसरा चीज़ ये है कि इसके हम साइंटिफिक लेंस से भी देख सकते हैं। तो साइंटिफिक लेंस से अगर हमने इसको देख लिया तो वीगनिज्म जो है न्यूट्रिशनली बहुत इन्फीरियर है। क्योंकि अगर हमने एनिमल प्रोडक्ट्स और ये दूध या दही ऐसे दूध प्रोडक्ट्स सब हटा दिया हमारा खाने से, तो उसमें हमें बहुत डिफिशिएंसीज हो जाता है। जैसे कैल्शियम का डिफिशिएंसी हो गया, विटामिन डी का डिफिशिएंसी हो गया, विटामिन B12 का कमी हो गया, बहुत सारे विटामिन का कमी होता है उसमें उस डाइट पे। तो इसको हम सब कुछ सप्लीमेंट्स लेना पड़ता है, और ये खास हर व्यक्ति को नहीं कर सकता क्योंकि एक्सपेंसिव है। तो वीगनिज्म को और ज़्यादा और लेके जाने के लिए हमें बहुत सारा खर्चा करना पड़ता है। जैसे पनीर नहीं खाते तो उसके बदले टोफू खाते हैं। हाँ, टोफू महंगा आता है पनीर से, बहुत महंगा है। तो ये महंगा है। और उनको विटामिन डी का सप्लीमेंट्स लेना पड़ता है, विटामिन B12 का लेना पड़ता है, कैल्शियम का सप्लीमेंट्स लेना पड़ता है। ये सब बहुत खर्चा हो जाता है ना इसमें। तो साइंटिफिकली अगर हमने देख लिया तो वीगनिज्म ये लॉजिकल नहीं है। हर व्यक्ति वीगन नहीं बन सकता। तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि वीगनिज्म जो होता है और इसके ऊपर जितना भी वो जो डिस्कशंस होता है, डिबेट्स होता है, वो सब एथिक्स से भरा हुआ है, मतलब प्रिंसिपल्स है। ये करने से ये अच्छा होगा, एनिमल क्रूरल्टी कम हो जाएगा, इसमें कोई साइंस नहीं है। तो इसलिए मैंने बोला ये रिलीजन है। रिलीजन में भी प्रिंसिपल्स होते हैं ना। एक भगवान होता है और उसका फॉलोअर्स होता है। हमारा भगवान बेटर है और ये भगवान सही भगवान नहीं है, ये सब होता है ना। ऐसे आपस में बीच बीच ऐसे होता है। तो वीगनिज्म में भी अल्टीमेटली जो डिस्कशन हो जाता है वो एथिक्स के ऊपर हो जाता है, साइंस के ऊपर नहीं। इसलिए ये रिलीजियस बन जाते हैं उसका। जो मैंने जब वीगन से बात हुई है, मेरा जो डिस्कशंस आपस में हुई है मेरा केरल में, तो वो लोग बहुत क्या बोलते हैं, बहुत स्ट्रॉन्ग है उनका जो एथिक्स जो है, लेकिन उनका साइंस तो बहुत वीक है। तो जब साइंस वीक हो जाता है, वो एथिक्स से भरा हुआ जो रिलीजियस डिस्कोर्स या कल्टिश बिहेवियर जो होता है ना, वो बहुत ज़्यादा हो जाता है। अच्छा सर, मेरे भी कुछ दोस्त हैं जो वीगन हैं और वो बिल्कुल यकीन रखते हैं इस आइडियोलॉजी में। तो मेरा एक बार उनसे ऐसे ही डिस्कशन आइडियोलॉजी तो सही टर्मिनोलॉजी है। आइडियोलॉजी तो सर फिर वेजिटेरियन नॉन वेजिटेरियन सब पर्सनल चॉइस वाली चीज़ हो गई। तो एक बार मेरा उनसे डिस्कशन हो रहा था कि मतलब यार दूध ने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है, तुम लोग नॉनवेज नहीं खा रहे, समझ में आता है, ठीक है, जानवर को मार के खाया जाता है, दूध से क्या दिक्कत है? तो उन्होंने बोला तुम्हें पता है दूध कैसे निकाला जाता है? मैंने बोला हाँ भाई सबको मालूम है। तो उन्होंने बोला कि दूध निकालने के लिए भी ना गाय को आर्टिफिशियली प्रेग्नेंट बनाया जाता है, उनको इंजेक्शन से बनाया जाता है प्रेग्नेंट। तो ये अपने आप में क्रूअल्टी है, यानी कॉन्स्टेंटली आप गाय को प्रेग्नेंट रखते हो आर्टिफिशियली इंजेक्शन देके ताकि वो दूध देती रहे। तो मैंने बोला यार बात तो आप वैसे सही कर रहे हो, तो इस पे आप क्या कहेंगे? क्योंकि मेरी तो बोलती बंद हो गई। मैंने बोला ना ये एथिकली तो ठीक है, लेकिन हमें ये जो एथिक्स होता है ना, तो देखो हमें ह्यूमंस का भी ख्याल रखना है ना। ह्यूमैनिज्म इज मोर इम्पोर्टेंट और ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है एनिमल वेलफेयर से। ह्यूमैनिज्म इज मोर इम्पोर्टेंट। ह्यूमंस के बीच में जो होता है वो, मान लो हमने ये सब बंद कर दिया, तो ये डेयरी फार्मर्स या ये डेयरी जो बिजनेस होता है वो सब, उसका तो क्या होगा? मतलब उनका तो लाइवलीहुड यही है, ये भी हमें देखना है ना।
और हर व्यक्ति सोया मिल्क या आमंड मिल्क तो नहीं पी सकता क्योंकि वो बहुत बहुत एक्सपेंसिव है। और सब पाउडर वाला दूध, स्किम्ड मिल्क जो है हाँ। वो अच्छा नहीं होता, वो तो प्रोसेस्ड होता है ना। ओके ओके, तो जो आर्टिफिशियल तरीके से बनाया जाता है, वो प्रोसेस्ड हो जाता है। तो ये जो प्रॉब्लम्स होते हैं ना, ये उनका जो डिबेट्स जो है वो प्योरली एथिक्स से बना हुआ है। और अगर कुछ चीज़ अनएथिकल होता है तो वो कैसे हम ठीक कर सकते हैं, एथिक्स कैसे हम मॉडिफाई करके एनिमल्स की भलाई के लिए कैसे कर सकते हैं, उसके ऊपर हमें डिस्कशन करना है। ये नहीं करना है कि बंद कर दो, मतलब आप दूध पीना बंद कर दो, इससे ठीक हो जाएगा सब, ऐसे नहीं हो सकता है ना जी। अब वीगनिज्म से चलते हैं आपके फेवरेट टॉपिक आयुर्वेद पे। आयुर्वेद और आपका रिश्ता थोड़ा ऐसा ना जैसे पानी का और आग का, थोड़ा वैसा ही है। तो क्या मतलब आयुर्वेद से इतना आपको परहेज क्यों है? नहीं, आयुर्वेद से मुझे कोई प्रॉब्लम्स नहीं है। मैं बहुत रेस्पेक्ट करता हूँ, मानता हूँ आयुर्वेद से, क्योंकि वो हमारा ओरिजिनल इंडियन ट्रेडिशनल मेडिकल सिस्टम है। और हज़ारों साल पहले जो मेडिकल लिटरेचर जो हमारे पास था, उसका जो उस टाइम का जो ऑब्जर्वेशन था, उस टाइम के लिए ये सब अच्छा था, क्योंकि उन्होंने जो उस टाइम सोच समझ के लिखा था, ये सब संहिता में जो लिखा है उस टाइम के लिए वो ठीक था। लेकिन अब हमारा जो मेथोडोलॉजी जो हम जैसे बीमारियों को देखते हैं, बीमारी का कारण को ढूंढते हैं, उसका इलाज करते हैं, वो सब बदल गया है क्योंकि साइंस आ गया है। तो साइंटिफिक इरा में ये पुराना ज़माने में जो ऑब्जर्वेशनल जो मेथड्स होता है उसका तो वैल्यू तो गया है। क्योंकि एक चीज़ मैं बोलूँगा कि संविधान में अगर मान लो एक इन्फेक्शन हुआ, जैसे टीबी, ट्यूबरकुलोसिस का बीमारी बहुत ज़्यादा है इंडिया में, उस टाइम हमें पता नहीं था कि उसका जो कारण है एक बैक्टीरिया है, क्योंकि पुराने ज़माने में हमें ये जो जर्म थ्योरी है वो था ही नहीं। तो वो बोलते हैं कि वो राक्षस ये सब करते हैं, डीमोनोलॉजी सब होता है ना उसमें, उसके वजह से ये सब हुआ है और उसके लिए पूजा वगैरह करता था उस टाइम पे। लेकिन अब हमें पता है कि टीबी का जो प्रॉब्लम जो कारण है वो ट्यूबरकुलोसिस का एक बैक्टीरिया होता है, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस। तो उसके ऊपर हमने ये एंटी टीबी का जो दवाई डाला, वो जब मर जाएगा, और टीबी इलाज अभी तो क्योर कर सकते हैं। पुराने ज़माने में बहुत सारे लोग मर जाता था टीबी से, लेकिन अब ये नहीं होता। लेकिन आयुर्वेद का जो एजुकेशन सिस्टम अभी भी BAMS होता है ना, बैचलर्स इन आयुर्वेद एंड मेडिसिन एंड सर्जरी, जो पढ़ते हैं वो जो स्टूडेंट्स, वो अभी भी उस ज़माने का ये पढ़ते हैं, क्योंकि ये इसका कारण वो बोलते हैं कि इसका कारण ये बैक्टीरिया नहीं है, एनवायरनमेंट है, और क्या बोलते हैं राक्षस से हो गया है, या डीमंस के बारे। क्या ये वाकई पढ़ाया जाता है आयुर्वेद में? कि मैंने बहुत सारे ये टॉपिक्स जो है ओरिजिनल उसका टेक्स्ट जो है जो एजुकेशन सिस्टम में अभी भी उनका जो सिलेबस में है, मैंने उसका भी फोटोज भी खींच के मैंने पूरे के पूरे पढ़ा है। ये जो संहिता है फ्रॉम कवर टू कवर मैंने पढ़ाई किया है, उसका जो सिलेबस में जो है यही सीखे जाते हैं स्टूडेंट्स को ये। पर क्योंकि जब हम आयुर्वेद की बात करते हैं तो बहुत जो ट्रेडिशनल हर्ब्स होती हैं, जड़ी बूटियाँ जिनको कहेंगे, उनका भी काफ़ी ज़्यादा इस्तेमाल होता है। क्योंकि देखिए आपके क्रिटिक्स ये कहते हैं, आपके बहुत ही स्ट्रॉन्ग ओपिनियन है आयुर्वेद के अगेंस्ट, आप इनको साइंटिफिक नहीं मानते। बट वहीं हमारे देश का एक बहुत बड़ा तबका है, एंड टू बी वेरी ऑनेस्ट मेरी मम्मी खुद आयुर्वेद पर बहुत विश्वास रखती हैं। तो वो ये बोलती हैं कि जैसे आपका अश्वगंधा हो गया, गिलोय हो गया, कुछ जड़ी बूटियाँ ऐसी हैं जिनको वाकई लोग बोलते हैं कि हमें खाने से फ़ायदा होता है। आयुर्वेद इज़ अ वे ऑफ लाइफ फॉर देम, जिंदगी जीने का एक तरीका है, तो उनको तो फ़ायदा हो रहा है उस चीज़ से। हाँ, ये भी देखो, ये भी जैसे प्रार्थना जैसा बन गया ना। कभी कभी लोगों को वो प्रार्थना करते हैं और वो अच्छा फील हो जाता है उसका, वैसे ही है। पर आप क्या कह रहे हैं? एक बिलीफ सिस्टम है, इसमें साइंस नहीं है। तो आप बोल रहे हैं कि अश्वगंधा, गिलोय और बाकी जो जड़ी बूटियाँ आयुर्वेद सजेस्ट करता है कि आपको खानी चाहिए, आप हेल्दी रहेंगे, इम्यूनिटी ठीक रहेगी, आप कह रहे हैं कि इनसे फ़ायदा ही नहीं होता है? फ़ायदा ही नहीं होता है। और इसका जो फ़ायदा कि अब तो देखो साइंटिफिक टूल्स और साइंटिफिक मेथड सब आ गया है, इसके ऊपर पढ़ाई भी किया है, और ऐसा कोई पढ़ाई नहीं है जिसमें उन्होंने बोला है कि इससे ये सब ठीक हो जाता है या इम्यूनिटी बढ़ जाता है, ऐसा कुछ नहीं है। वैसे गिलोय देख लेना, गिलोय के ऊपर में एक पढ़ाई हुआ था, और ये एनिमल्स में हुआ था, स्मॉल एनिमल्स में, वो तो प्री क्लिनिकल स्टडीज़ बोलते हैं, ह्यूमंस में नहीं, आदमियों में नहीं, एनिमल्स में होता है। उसमें उन्होंने देखा है कि अगर एनिमल्स को हमने गिलोय का जो जूस दिया, उसका इम्यून सिस्टम बहुत एक्टिव हो जाता है, और उसमें IgG नाम का एक इम्यून
केमिकल है, इम्यून सिस्टम में एक केमिकल होता है आईजीजी, एक प्रोटीन है आईजीजी नाम का प्रोटीन है, उसका लेवल्स बहुत बढ़ जाता है शरीर में। आईजीजी से एक प्रॉब्लम होता है, आईजीजी से हमें ऑटो इम्यून डिजीज नाम का बीमारियां हो जाता है, जिसमें आपका खुद का इम्यून सिस्टम आपका ही दुश्मन बन जाता है, बिगड़ जाता है। और ऑटो इम्यून डिजीजेस बहुत ज़्यादा हो जाते हैं, जैसे ऑटो इम्यून हेपेटाइटिस या ऑटो इम्यून थायराइडाइटिस, थायराइड का ऑटो इम्यून बीमारी होता है, ये सब होता है। और हमने ये स्थापित भी किया है, क्योंकि हमारा एक स्टडी था, और ये इंडिया का सबसे बड़ा स्टडी है गिलोय के ऊपर। जैसे हमने देखा है कि जिन्होंने कोविड के लिए गिलोय लिया था और 200 ऊपर पेशेंट्स है इस पूरे के पूरे आपने ले लिया, तो ये स्टडी गिलोय का स्टडी मोर देन 200 पेशेंट्स है इंडिया से ही, सिर्फ इंडिया से। और हमने देखा है कि गिलोय की वजह से इनका इम्यून सिस्टम में आईजीजी बढ़ गया है, और आईजीजी बढ़ने से इसका लिवर में ऑटोइम्यून हेपेटाइटिस हो गया है, और उसमें एक छोटा सा प्रतिशत पेशेंट्स को लिवर फेलियर हो गया, और या वो मर गया या लिवर ट्रांसप्लांट करना पड़ा। तो गिलोय में क्या फ़ायदा हुआ, लिवर ट्रांसप्लांट, एक नया लिवर मिल गया उसको। पर सर एक बात ये बताइए, अल्टीमेटली जो पोषण है वो हमारे शरीर में जाता तो खाने से ही है, तो आयुर्वेद भी वही सेम चीज़ बोलता है, सिर्फ जड़ी बूटियाँ नहीं, खाने के लिए भी चीज़ें बोली जाती हैं कि इस तरीके से खाना चाहिए, तो उसमें गलत क्या है? पोषण तो आपको मिलता तो उसी सोर्स से ही तो है। आयुर्वेद का जो खाने का भी जो साइंस होता है ना, न्यूट्रिशनल साइंस बोलते हैं उसको, आयुर्वेद में जो लिखा हुआ है, जो खाने का जो साइंस है, उसमें कोई साइंस नहीं है। क्योंकि आयुर्वेद में बोलते हैं कि गर्म फूड्स होता है या ठंड फूड्स होता है। इस पे भी मैं आऊंगी अभी। हाँ, ये सब बकवास है, क्योंकि ऐसा नहीं होता है कि हॉट फूड्स और कोल्ड फूड्स का कोई फिजियोलॉजिकल कोई इफेक्ट नहीं होता उसमें। ये हम साइंस के वजह से एक्सप्लेन ही नहीं कर सकता। न्यूट्रिशन में हमें ये होता है कि डाइट एक चीज़ होता है, और डाइट के अंदर न्यूट्रिशनल वैल्यू होता है, तो उसमें वाइटामिन्स हो गया, कार्बोहाइड्रेट्स हो गया, माइक्रो मिनरल्स या मैक्रो मिनरल्स हो गया, प्रोटीन हो गया, फैट्स हो गया, ये होता है। और फैट का जो डाइजेशन होता है एक तरीके से होता है, प्रोटीन्स का अलग तरीके से होता है। ये है न्यूट्रिशन साइंस। ये हॉट और कोल्ड जो होता है उसमें कोई ठीक ठाक एक्सप्लेनेशन नहीं दे सकता। आप एक आयुर्वेद से पूछ लेना, हॉट लेने से या कोल्ड फूड्स लेने से क्या हो सकता है फिजियोलॉजिकली, वो नहीं बता सकता। जैसे अभी आपने हॉट और कोल्ड फूड की बात करी, तो तासीर जो शब्द है ये बहुत पॉपुलर है हमारे देश में। बोलते हैं खाने की एक तासीर होती है, जैसे रात में चावल नहीं खाना चाहिए, दही नहीं खाना चाहिए, इनकी तासीर ठंडी होती है। हाँ, या फिर ठंड के मौसम में जो है आप गुड़ खाइए, अदरक लीजिए, क्योंकि इसकी तासीर गर्म होती है। तो लोग मानते हैं तासीर पे खाने की। आप कह रहे हैं कि हॉट और कोल्ड न्यूट्रिशन कुछ होता ही नहीं है, तासीर होती नहीं है खाने की। होती नहीं खाने की। ये सब ट्रेडिशनल थिंकिंग है ना, इसमें कोई साइंटिफिक या रैशनल थिंकिंग नहीं होता है। तो आप ये प्रूवन भी नहीं है। रात में दही अगर खाएं तो कोई नुकसान नहीं? मैं तो खाता हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं मेरा। क्योंकि ये बहुत ही पॉपुलर एक आइडिया है लोगों में, क्योंकि तासीर तो लोग बहुत विश्वास से रखते हैं। ये कॉम्बिनेशन भी नहीं करना है, ऐसे दही और मछली, हाँ, फिश, और ये उसको खाने से कहते हैं शरीर पे सफेद सफेद आपके चक्कते हो जाएंगे, विटिलिगो जिसको बोला जाता है। और बनाना मिल्क शेक, मतलब बनानास या केला और मिल्क मिक्स नहीं करना है, वो मर जाएगा, ऐसा लिखा हुआ है आयुर्वेद में, तो मर जाएगा। ये बनाना मिल्क शेक तो बहुत सारे लोग खाते हैं। क्या इसके पीछे कुछ ऐसा लॉजिक नहीं हो सकता कि क्योंकि पचने में, एक चीज़ पचने में ज़्यादा समय लगाती है, एक चीज़ जल्दी पच जाती है, तो शायद उनके बीच में थोड़ा आपस में कॉन्ट्रडिक्शन टाइप का हो जाए, पेट के अंदर जंग छिड़ जाए, कुछ इस वजह से? ऐसा भी इसमें वो जो हमारा जो मैंने पहले बोला था ना, न्यूट्रिशनल वैल्यू जो होता है, जैसे प्रोटीन्स का डाइजेशन, फैट्स का डाइजेशन, कार्बोहाइड्रेट्स का डाइजेशन, ये सब अलग होता है, और हर व्यक्ति में ये सेम ही होता है, क्योंकि हम सब ह्यूमंस हैं। ह्यूमंस का जो एनाटॉमी है, फिजियोलॉजी है, वो सेम है। तो आपने तो अगर मैंने 100 ग्राम दही खा लिया और आपने 100 ग्राम दही खा लिया, उसका डाइजेशन हमारे अंदर एक तरीके से होता है। पर शरीर तो आपका और मेरा अलग है, तो हो सकता है आपका डाइजेशन अलग तरीके से हो, आपका पेट खराब हो जाए, मेरा ना हो। नहीं, ऐसा नहीं होता है ना, क्योंकि डाइजेशन तो एक ही है। नहीं, प्रोसेस तो एक ही है ना। खाना देखिए, हर इंसान को अलग अलग चीजें सूट करती हैं, कुछ लोगों को कुछ करती हैं, कुछ लोगों को नहीं करती। वो तो अलग बात है, वो तो एलर्जिक है, क्योंकि अगर मेरा मिल्क प्रोटीन का एलर्जी हो गया तो ये अलग से हो जाएगा, मेरा तो बीमारी हो जाएगा। ऐसा नहीं है, तो मतलब एलर्जिक चीज़ नहीं है, तो सही से सेम तरीके से होता है हर व्यक्ति में। तो आपका बेसिकली कुल मिलाकर कहना ये है कि आयुर्वेद का कोई साइंटिफिक बेसिस नहीं है, इस वजह से आपको थोड़ा परहेज है। जी, ठीक है। क्योंकि अगर साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन देख लो, वो साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन हम नहीं लेके आ सकते उसमें आयुर्वेद में, क्योंकि उसका जो प्रिंसिपल्स होते हैं ना, जैसे वता पिता कफा हो गया, ये सब पुराने ज़माने का ग्रीक मेडिसिन का जो ह्यूमरल थियोरी हम बोलते हैं, ये तो बहुत साल पहले उसका जो ये हो गया था, ऑब्सोलीट हो गया था ये सब थियोरीज।
तो वो लेके हम अभी इस ज़माने में कैसे हम बीमारी को डायग्नोस करके इलाज कर सकते हैं? इम्पॉसिबल है। तो जो लोग ये मानते हैं कि भाई नहीं हमें फ़ायदा हो रहा है, आप कह रहे हैं कि क्या ये एक प्लेसिबो इफेक्ट है? प्लेसिबो इफेक्ट भी समझा दीजिए क्या होता है हमारे दर्शकों को। तो ये प्लेसिबो इफेक्ट एक चीज़ होता है और रिग्रेशन टू मीन और एक चीज़ होता है। तो इसमें अब मान लो मुझे बुखार हो गया और गले में दर्द हो गया, वायरल सोर थ्रोट या वायरल फीवर हो गया, तो मैंने एक कुछ अदरक, मुलेठी, ये सब, हाँ, ये शहद, ये तो मुझे भी बहुत दिया गया है जब गला खराब होता है। हर्बल टीज वगैरह बना के मैंने ले लिया और 2-3 दिन में मुझे मैं ठीक हो गया। ये जो चीज़ है इसको हम बोलते हैं रिग्रेशन टू मीन। मतलब अगर मैंने वायरल फीवर में या जो सेल्फ लिमिटिंग डिजीजेस जो होता है ना, सेल्फ लिमिटिंग मतलब ये शुरू हो जाता है और 5 दिन या 6 दिन के अंदर वो ठीक हो जाता है अपने आप। अच्छा, अपने आप, आपको दवाई की जरूरत दवाई नहीं खाने से या दवाई नहीं खाने से वो 5-6 दिन लेके ठीक हो जाता है। वायरल इसमें से एक है? वायरल नंबर 1 है। अच्छा। तो ये कोविड आप देख लो, कोविड जो इन्फेक्शन होता है, कोविड इन्फेक्शन के वो जो जैसे वायरल इन्फेक्शन जैसे होता है ना, तो उसमें गले में दर्द हो जाता है, बुखार आ जाता है। 5-6 दिन में नॉर्मली 98% ऑफ पेशेंट्स में ये अपने आप ठीक हो जाता है। सिर्फ हमें वो सिम्टम केयर लेना है, मतलब बुखार के लिए दवाई लेना है, दर्द के लिए दवाई देना है या गार्गलिंग वगैरह करना है, बस उतना ही है। उससे हमें अगर घर का नुस्खा कुछ ले लिया तो उसमें कोई फ़ायदा ही नहीं है, क्योंकि ये अपने आप ठीक हो जाएगा। इसको बोलते हैं रिग्रेशन टू मीन और सेल्फ लिमिटिंग। और हर व्यक्ति जो बोलते हैं कि मैंने ये लिया और मैंने वो लिया और मैं ठीक हो गया, वो सब सेल्फ लिमिटिंग डिजीज़ के लिए है। एक सिंपल एग्जाम्पल मैं आपको दूंगा लिवर के इसमें। एक लिवर में जो पीले हम बोलते हैं ना, जॉन्डिस, लोग समझते हैं कि जॉन्डिस बीमारी है। जॉन्डिस बीमारी नहीं है, बीमारी का लक्षण है। अच्छा। सिम्टम है। जॉन्डिस बीमारी नहीं होता, वो एक सिम्टम है, आंखों में पीले हो जाता है। उसका कारण बहुत ज़्यादा हो जाता है। वैसे शराब लेने से अल्कोहलिक हेपेटाइटिस होता है, उससे पीले आ जाता है। हेपेटाइटिस ए, एक खराब या कंटामिनेटेड पानी या बुरा खाना पीने से हेपेटाइटिस ए वायरस से हमें पीले हो जाता है। और तीसरा ये कि हेपेटाइटिस बी, वो खून से स्प्रेड हो जाता है, उससे भी हमें पीले हो जाता है। तो ये हेपेटाइटिस ए जो है, जो पानी और खाना से जो फैलता है, वो सेल्फ लिमिटिंग है। मतलब उसका जो पीले आ जाता है और 2-3 हफ्ते में वो अपने आप ठीक हो जाता है, उसके लिए इलाज की ज़रूरत नहीं है। लेकिन हेपेटाइटिस बी आप देख लो, हेपेटाइटिस बी जो है वो क्रॉनिक बन जाता है, मतलब वो हमारे शरीर के अंदर रह के लिवर को लॉन्ग टर्म में ख़राब कर देते हैं। तो हमें उसको हेपेटाइटिस बी के लिए हमें दवाई देना है, जो एंटीवायरल्स हम बोलते हैं, टेनोफोर अल्फेनामाइड। अब जो लेटेस्ट जो है वो दवाई है। टेनोफोर अल्फेनामाइड लेने से हेपेटाइटिस बी मर जाता है और लिवर का प्रोटेक्शन हो जाता है। अब मान लो हमने इन दोनों को पी लिया ही सोच के ये आयुर्वेद का जो जड़ी बूटी वगैरह दिया, हेपेटाइटिस अपने आप ठीक हो जाएगा। लेकिन हेपेटाइटिस बी मरीज जो है वो खराब हो जाएगा, क्योंकि उसका पीलिया जो है वो ट्रीटेबल कारण से हुआ है। हेपेटाइटिस बी दवाई देने से ही वो ठीक हो जाएगा, जड़ी बूटी से ठीक नहीं होगा। तो जो लोग बोलते हैं कि मेरा पीलिया ठीक हो गया ये जड़ी बूटी खाने से, वो सब सेल्फ लिमिटिंग पीलिया का कारण है। ये जॉन्डिस जो है उसका जो कारण था वो सेल्फ लिमिटिंग था, वो अपने आप ठीक होने का बहुत सारा कारण होता है जॉन्डिस का। तो अभी जैसे हमने बात शुरू की थी प्लेसिबो इफेक्ट के, मतलब इंसान को लगता है कि वो ठीक हो रहा है पर असल में वो चीज़ नहीं होती है, आप ये कह रहे हैं। ठीक है, चलिए आयुर्वेद पे तो हमने काफ़ी बात कर ली, थोड़ा होम्योपैथी पे भी बात कर लेते हैं। अब कई लोगों को लगता है होम्योपैथी में बस अल्कोहल डाली जाती है दवाइयों के अंदर। सही है, वाकई ऐसा होता है? होम्योपैथी में तो होम्योपैथी एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ है, क्योंकि वो वैसे तो वो ट्रेडिशनल है ही नहीं, वो तो एक नया ट्रीटमेंट तरीका है। मतलब वो 200 साल का ही है उसका जो है, वो जर्मनी में हुआ है। वो ट्रेडिशनल इंडियन सिस्टम है नहीं, जर्मन मेडिसिन है वो। और उस टाइम जो हम अभी यूज़ करते हैं ना, वो जो वर्ड एलोपैथी, तो एलोपैथी साइंटिफिक मेडिसिन नहीं है, वो पुराने ज़माने का मेडिसिन जो होता है एलोपैथी। तो अभी हम जो एलोपैथी यूज़ करते हैं वो ठीक नहीं है, एक्चुअली वो साइंटिफिक मेडिसिन नहीं है। तो एलोपैथी मतलब वो बहुत क्या बोलते हैं, स्ट्रॉन्ग टाइप का मेडिसिन था उस टाइम का, जैसे ब्लड लेटिंग, ये खून निकालना या हड्डियाँ टूटना, ये सब उस टाइम वो लोग करते थे इलाज
बहुत सारे बीमारियों के लिए। तो उसके अगेंस्ट सैमुअल हैनीमैन नाम का एक उस टाइम का एक फिजिशियन ने होम्योपैथी लेके आया, क्योंकि होम्योपैथी में उन्होंने बोला कि अगर हमने एक इलाज को बहुत बहुत डाइल्यूट फॉर्म में दिया तो उसका इफेक्ट बढ़ जाता है। डाइल्यूट मतलब बहुत ही घुला हुआ। तो मतलब मान लो आप बुखार के लिए 500 मिलीग्राम का पैरास्टामोल लिया, तो बुखार कम हो गया। लेकिन होम्योपैथी में बोलते हैं कि वो 500 मिलीग्राम नहीं लेना है, आपको पहले वो 500 मिलीग्राम 10-20 लीटर में डालना है। 20 लीटर किस चीज़ का? पानी या शराब? पानी या शराब, जो भी हो। अच्छा। आपका जो डाइल्यूशनल वेहिकल होता है वो पानी हो सकता है, या मिल्क शुगर लैक्टोस हो सकता है, या शराब भी हो सकता है। अच्छा। उसमें डालो और अच्छे से मिक्स कर लो और थोड़ा थोड़ा करके ड्रॉप्स करके दे दो, उसका इफेक्ट बढ़ जाता है। ऐसा हो ही नहीं सकता ना। मैंने पूरी जिंदगी, मतलब एटलीस्ट बचपन में, पूरी जिंदगी नहीं, बचपन में होम्योपैथी की दवाइयाँ बहुत खाई। आप कह रहे हो उसका कोई फायदा ही नहीं हुआ? नहीं हुआ है, क्योंकि वो एक है कि वो सिर्फ स्वीट्स जैसा है। हाँ, मीठी होती थी। मीठी होती है, वो तो मिल्क शुगर है तो मीठी होती है। नहीं तो पानी जैसा है, सिर्फ मीठा पानी होता है, या वो शराब होता है। और होम्योपैथ से हम बोलते हैं कि शराब कैसे मेडिसिनल वैल्यू होता है? शराब तो शराब है, अल्कोहल तो अल्कोहल ही है। वो लोग बोलते हैं कि ये हमारा जो शराब हम मिक्स करते हैं ये न्यूट्रल अल्कोहल है। एसिडिक नहीं, शराब एसिडिक होती है? नहीं, शराब तो ये अल्कोहलिक ही होता है उसका। अच्छा। तो वो बोलते हैं कि ये न्यूट्रल अल्कोहल है, इसमें कोई वो ओरिजिनल अल्कोहल का कोई प्रॉब्लम्स नहीं होता। ये भी 100% बकवास है। मतलब वो कहते हैं कि होम्योपैथी में अलग तरीके का अल्कोहल यूज होता है, वो नहीं जो आप पीते हैं। नहीं, वो बोलते हैं ऐसे, लेकिन वो जो है वो पीते हैं वो 90% का भी होता है, 90% स्ट्रेंथ का होता है। Okay. तो हमने बहुत सारे होम्योपैथी मरीजों को देखा है जिसने होम्योपैथी लिया है और उसका लिवर में, वो तो वैसे तो शराब नहीं पीता, वो तो बिल्कुल टीटॉटलर्स है, और इन्होंने बहुत सारे सालों से होम्योपैथी ये सब ले रहे हैं और उसका होम्योपैथी की वजह से लिवर में शराब का बीमारी हुआ है। ओके। ये भी हमने पब्लिश किया है बहुत सारे। तो होम्योपैथी या शराब होगा या मीठा होगा या मीठा पानी होगा, बस, इसमें कोई दवाई है नहीं। तो आप कह रहे हैं इससे भी असर नहीं होता है? होम्योपैथी बहुत सारे अच्छे साइंटिफिकली प्रोग्रेसिव जो कंट्रीज होते हैं ना, जो जैसे जर्मनी हो गया, जो जहाँ होम्योपैथी का बर्थ हुआ है, और यूके हो गया, NHS नेशनल हेल्थ स्कीम जो हो गया, सर्विस जो हो गया, और US में, इन सब कंट्रीज में होम्योपैथी अभी रिजेक्ट हो रहे हैं कि पब्लिक फंडिंग से बाहर आया है, होम्योपैथी का कोई रोल है ही नहीं उसमें। लेकिन हमारे इस इंडिया में तो ये बहुत बड़ा चीज़ बना के रखा हुआ है, टैक्स पेयर्स का पूरा पब्लिक फंड्स खराब करके रखा है होम्योपैथी में रिसर्च करके। क्योंकि काफ़ी लोगों का, काफ़ी डॉक्टर्स का विश्वास है होम्योपैथी में, इसीलिए ये भी एक वही है, विश्वास है बस। ये सब रिलीजन जैसा है ना, सबको विश्वास है लेकिन उसमें कोई साइंस नहीं है, कोई एविडेंस कोई है नहीं। तो सर आप होम्योपैथी और आयुर्वेद के ऊपर तो काफ़ी खुल के बोलते हैं, पर एक बात बताइए, सबसे पहले तो मुझे बताइए, आपने बोला आजकल जो हम दवाइयाँ खा रहे हैं उसको एलोपैथी नहीं कहेंगे, फिर उसको क्या कहेंगे? मेडिसिन ही कहेंगे। जो काम करते हैं, जो वर्क करते हैं उसको मेडिसिन बोलते हैं, जो काम नहीं करते, वर्क नहीं करते, उसको ऑल्टरनेटिव मेडिसिन बोलते हैं। ठीक है, तो चलिए, आपने जो लोगों के लिए आसान भाषा में अगर हम उसको एलोपैथी समझाते हैं, एलोपैथी को ही डॉक्टर साहब मेडिसिन कह रहे हैं, तो ये भी तो परफेक्ट नहीं है। अब जैसे फॉर एग्जांपल इसकी भी बहुत, जो ये दवाइयाँ दी जाती हैं इनसे भी साइड इफेक्ट्स होता है। अब जैसे पेन किलर है, कहते हैं ज़्यादा पेन किलर मत खाओ, किडनी फेल हो जाएगी, किडनी ख़राब हो जाएगी, तो ये भी तो अपने आप में कहाँ पूरी तरीके से परफेक्ट है। तो कोई डॉक्टर्स ये नहीं बोलते कि हमारा दवाई 100% सेफ है। मैं भी नहीं कहूँगा ना, मैं ये नहीं बोलता कि मॉडर्न मेडिसिन बहुत सेफ है, इसको ले लो, ऑल्टरनेटिव मेडिसिन सेफ नहीं है तो इसको नहीं लेना, ऐसा नहीं बोलता। हम बोलते हैं बेनिफिट और रिस्क। तो जिसका बेनिफिट ज़्यादा होता है और रिस्क बहुत कम होता है, ये ठीक है। तो ये मान लो हमने पैरास्टामोल, आप देख ले, परफेक्ट एग्जाम्पल है पैरास्टामोल अगर हमने 8 या 10 ग्राम से ज़्यादा एक साथ लिया तो उसमें लिवर फेल हो जाता है। और दुनिया में सबसे बड़ा कारण जो है लिवर फेलियर का और लिवर ट्रांसप्लांट्स का वेस्टर्न कंट्रीज में, वो पैरास्टामोल पॉइजनिंग है। पर बुखार में तो हम लोग पैरासीटामोल खाते हैं। तो बुखार में उसका जो डोज होता है 1 ग्राम से लेके 2 ग्राम्स, मैक्सिमम 4 ग्राम्स, 4 ग्राम तक हम एक दिन में ले सकते हैं। वो सेफ डोज रेंज है, उससे तो कोई कुछ नहीं होता। जैसे 650 मिलीग्राम की वो आती है, जैसे डोलो हो गई पैरासीटामोल, वो 3 गोली आराम से ले सकते हैं एक दिन में। और 2-3 दिन आराम से कंटिन्यूस भी ले सकते हैं। कोई पैरास्टामोल 1 साल या एक महीना 2 महीना कोई नहीं लेता, मैक्सिमम 2-3 दिन के लिए लेते हैं ना पैरास्टामोल। ये जो डोज रेंज है, जो साइंटिफिक स्टडीज से हमें पता है, तो वो सेफ है।
लेकिन अगर हमने वो डोज के ऊपर लिया, मान लो एक मरीज का ऑलरेडी लिवर बीमारी है, तो उसका डोज रेंज कम हो जाएगा, क्योंकि सिरोसिस पेशेंट्स को 2 ग्राम से कम लेना है डेली, लेकिन नॉर्मल व्यक्ति को 4 ग्राम से ऊपर ले सकते हैं। ये सब स्टडीज से हमें पता चला, ऐसा कोई स्टडीज है ही नहीं। और ये स्टडी लोगों पे करके ही आपको पता चला है? बहुत सारा लेवल्स ऑफ एविडेंस होता है, जैसे एनिमल से लैब में शुरू हो जाता है, सेल्स या टिश्यू में शुरू हो जाता है, उसके बाद एनिमल्स में, उसके बाद छोटे ग्रुप ह्यूमंस में, उसके बाद बड़े ग्रुप ह्यूमंस में, उसके बाद नेशनल लेवल, उसके बाद मल्टी सेंट्रल लेवल, ऐसे लेवल्स ऑफ स्टडीज़ होता है। ये सब मॉडर्न मेडिसिन ऐसे पैदा हुआ है। इसलिए मॉडर्न मेडिसिन कभी ये नहीं बोलते कि यही है सही, क्योंकि वो बदल जाता है। हेपेटाइटिस बी का जो 20-30 साल पहले जो ट्रीटमेंट था, लैमिवुडिन नाम के एक दवाई था उस टाइम, अब वो कोई नहीं यूज़ करता। अब हम यूज़ करते हैं टेनोफलोर अल्फामेड, क्योंकि हमें और स्टडी से पता चल गया कि ये जो नया दवा है ये इससे बेहतर है, उसका सेफ्टी प्रोफाइल भी अच्छा है, उसका साइड इफ़ेक्ट्स कम है, तो यही हम यूज़ करते हैं। वो हम नहीं यूज़ कर रहे। यही है साइंस। साइंस तो चेंज होते जाता है लोगों के लिए, तो वक्त के साथ बदलाव आता है उसमें। आप ये चीज़ हमें होम्योपैथी आयुर्वेद में कभी नहीं मिलता। वो जो 2000 या 3000 साल में पहले जो बोला हुआ है, वो सेम चीज़ अभी भी फॉलो करते रहते हैं। ऐसा नहीं हो सकता। मतलब ये है तर्क आपका। अच्छा, एक बात बताइए, अभी हम लोग दवाइयों की बात कर रहे हैं। एक दवाई है, छोटी सी लाल रंग की होती है, लोग इसको लिवर ठीक करने के लिए खाते हैं, बहुत पॉपुलर है, मैं नाम नहीं लूँगी इसका, पर बहुत लोग खाते हैं लिवर के लिए। छोटी सी गोली होती है लाल रंग की। अब इसके बारे में ये भी कहा जा रहा है, लेटली ये बात शुरू हुई है कि ऐसा नहीं है, लिवर को कोई भी फ़ायदा नहीं होता ये दवाई खाने से, पर काफ़ी पॉपुलर है। ये बहुत पॉपुलर है क्योंकि इसका मार्केटिंग बहुत अच्छा है। 1950 से लेके उसका मार्केटिंग चल रहा है, बहुत सालों से मार्केटिंग और प्रमोशनल एक्टिविटीज़ चल रहे हैं, इसलिए वो बहुत पॉपुलर है। इसके बीच में, इसके पीछे कोई साइंस नहीं है। 1997 में, ये किसी को पता नहीं है, ये जो वेरी पॉपुलर जो लिवर की गोली है, उसके ऊपर एक स्टडी हुई थी 1997 में यूएस में। और उस स्टडी में उन्होंने क्या किया, 3 ग्रुप्स को लिया, 2 ग्रुप्स को लिया। एक ग्रुप में जो इसका जो लिवर बीमारी था, ये जो दवाई, ये जो मैन्युफैक्चर कंपनी बोलते हैं कि ये सिरोसिस को भी रिवर्स करते हैं, ऐसा भी उसका एडवर्टाइजमेंट आता है। तो ये गोली उन्होंने एक ग्रुप को दिया जिसका सिरोसिस स्टेबल था, कॉम्प्लिकेशंस कुछ नहीं था, और एक ग्रुप को दिया जिसका कॉम्प्लिकेशंस था, मतलब लिवर सिरोसिस का कॉम्प्लिकेशंस, पेट में पानी, लिवर में सूजन या पीलिया, ये सब हुआ था एक ग्रुप में। तो इनको दोनों को दिया ये गोली, और उन्होंने देखा है कि ये गोली लेने से इसका लिवर की बीमारी जो है वो और ज़्यादा ख़राब हो गया। उसके वजह से यूएस FDA ने, यूनाइटेड स्टेट्स फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन ने उस टाइम इस पर्टिकुलर ब्रांड को उधर से बैन किया। बोला कि ये जो चीज़ है इधर मार्केटिंग नहीं कर सकते आप लोग, इसलिए उन्होंने उसका नाम बदल के अभी मार्केट कर दिया उधर। अच्छा, नाम बदल दिया दवाई का? नाम भी बदल दिया, और उसमें जो जड़ी बूटी है, जो हर्ब्स जो होते हैं, जो लिवर के लिए टॉक्सिक होते हैं, उसको निकाल दिया। और हमारे जो इधर जो ये गोली मिलते हैं उसमें 23 जड़ी बूटी होते हैं, हर्ब्स जो होते हैं, और उधर जो है उसमें सिर्फ 12 है। तो हम लोग जो गोली खा रहे हैं, हिंदुस्तान में जो लोग ये गोलियां खा रहे हैं, वो वही खा रहे हैं जो पुरानी वाली है, या उसमें कोई चेंज आया है? नहीं, कोई चेंज नहीं आया, पुरानी वाली जो है। और इसके ऊपर हमने अभी एक स्टडी किया है, और स्टडी अभी पब्लिकेशंस के लिए भेजा हुआ है एक मेडिकल जर्नल में। उसमें हमने बहुत क्लियर कट साबित किया है कि ये गोली लेने से जिसका लिवर का बीमारी ऑलरेडी है, अगर ये गोली लिया तो बहुत ख़राब हो जाता है लिवर बीमारी। और हमारा इस स्टडी में 1 या 2 पेशेंट्स का मृत्यु भी हो गया है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि प्रॉब्लम ये है कि मॉडर्न मेडिसिन डॉक्टर्स को भी ये नहीं पता है कि इन सब गोलियां से भी बीमारी हो जाता है। वो भी ये सोचिए कि हर्बल है इसलिए नेचुरल है, इसलिए सेफ है। क्यों, ये आपने सही बोला, ये बहुत बोला जाता है कि भाई ये तो हर्बल है, इससे फ़ायदा नहीं तो कम से कम नुकसान भी नहीं होगा। तो कैसा नहीं होता? नहीं, ऐसा नहीं होता है, क्योंकि हमने 2017 में, मतलब 2017 में जो साल में हमारा एक ओरिजिनल स्टडी आया था, जिसके ऊपर मुझे बहुत प्रॉब्लम्स हुआ आयुष मंत्रालय से भी। उस स्टडी में हमने क्लियर कट साबित किया कि हर्बल इज़ नॉट इक्वल टू सेफ, क्योंकि उस स्टडी में जब मैंने केरल वापस गया, मेरा पढ़ाई करने के बाद जब केरल वापस गया, मेरा जो इंटरेस्ट था वो अल्कोहल लिवर डिजीज़ में था। शराब की वजह से होने वाली बीमारियाँ से होता है, उसके ऊपर रिसर्च करना मेरा इंटरेस्ट था। लेकिन मैंने एक
बहुत सारे लोग मरीज से मिला जिनका हेपेटाइटिस है, लिवर में सूजन है, प्लस उनका पीलिया है, जॉन्डिस है, जिसका कारण नहीं पता चला, कोई कारण नहीं है। वो लोग शराब नहीं पीते, उसका हेपेटाइटिस ए, ई, बी, सी ये सब चेक किया, वो सब नेगेटिव है। ऑटोइम्यून हेपेटाइटिस चेक किया, वो भी नेगेटिव है। मॉडर्न मेडिसिन ले रहे कि ना, मॉडर्न मेडिसिन से भी लिवर खराब हो जाता है, जैसे पुराने ज़माने का जो पेन किलर्स होता है उससे लिवर खराब हो जाता है, ये सब नेगेटिव है उसमें। उन्होंने ये सब नहीं लिया था, तो हमने बहुत खोल के और बहुत इन डेप्थ उन पेशेंट्स को स्टडी किया और पता चला कि ये सब डायबिटीज़ के लिए या थायराइड बीमारी के लिए या वजन बढ़ाने के लिए ये सब आयुर्वेद जैसे हर्बल्स यूज़ कर रहे हैं। तो उनमें जो लिवर का प्रॉब्लम हुआ, एक्यूट हेपेटाइटिस प्लस जो जॉन्डिस हुआ, ये सब ये हर्बल मेडिसिन के वजह से हुआ है। तो हमने ये पब्लिश किया, बहुत बड़ा सीरीज़ था हमारा, और ये इंडियन जर्नल ऑफ गैस्ट्रोलॉजी, हमारे इधर का सबसे पुराना सोसाइटी है इंडियन सोसाइटी ऑफ गैस्ट्रोलॉजी, उसका जो ऑफिशियल जर्नल है उसमें हमने पब्लिश किया। तो इसके ऊपर ये जो स्टडी है, उस टाइम तक सबका सोच ये था कि हर्बल नेचुरल है, नेचुरल है, नुकसान नहीं होगा, ये जो सोच है हमने टूट दिया उधर, इस वो हमने एकदम क्या बोले चेंज कर दिया, क्योंकि हमने इस स्टडी से स्थापित किया है कि आयुर्वेदिक हर्बल्स में भी बहुत नुकसान हो जाता है, जैसे लिवर फेलियर हो जाता है, मर जाता है लोग, या लिवर ट्रांसप्लांट्स भी करना पड़ता है। तो ये सब हमने उस स्टडी से, हमारा ओरिजिनल स्टडी था, वो वर्ल्ड का ही सबसे पहला स्टडी था हमारा। उससे मेरा जो इंटरेस्ट है वो अल्कोहल लिवर डिसीज से ये ऑल्टरनेटिव मेडिसिन में आ गया। तो उसके ऊपर हमने बहुत सारा पब्लिकेशंस किया है। हमारा ओरिजिनल पब्लिकेशंस जो है वो 10 से ज़्यादा है, और इसके वजह से हमने हमारा जो इधर एक एपेक्स बॉडी होता है लिवर के ऊपर जो रिसर्च करता है और गाइडलाइंस बनाता है, वो एशिया पैसिफिक एसोसिएशन फॉर स्टडी ऑफ लिवर है, अपासल। उसमें उनका जो गाइडलाइंस होता है, दवाएं से जो लिवर की बीमारी होता है, ड्रग इंड्यूस लिवर इंजरी हम बोलते हैं, मॉडर्न मेडिसिन है, सब है उसमें जो ट्रेडिशनल मेडिसिन का जो टॉपिक है वो मैंने लिखा है। अच्छा, मुझे उन्होंने इनवाइट किया, और जो एक्सपर्ट गाइडलाइंस फॉर डायग्नोसिस एंड ट्रीटमेंट, जो इलाज कैसे डायग्नोस करना है, हर्बल लिवर इंजरी कैसे इलाज करना है, ये सब मैंने लिखा है उसमें। ग्रेट, ये हमारे स्टडी से हुआ है वो सब। दैट्स वेरी गुड। अब एक बात बताइए, सोशल मीडिया पर आजकल बहुत सारे इन्फ्लुएंसर्स हैं, बहुत सारे डॉक्टर्स हैं, सेलिब्रिटीज़ हैं, बिजनेसेस हैं, और यहाँ तक कि कुछ गुरु भी हैं जो ये क्लेम करते हैं कि डायबिटीज़ जैसी जो बीमारी है उसको वो रिवर्स कर सकते हैं, यानी जड़ से ख़त्म कर सकते हैं। अब जनरली जो परसेप्शन है वो ये है कि अगर आपको एक बार डायबिटीज़ हो गया, कंट्रोल तो वो हो सकता है लाइफ लॉन्ग, है ना, लाइफस्टाइल से, दवाइयों से, खान पान से, पर जड़ से ख़त्म नहीं हो सकता। पर ये सब जिनके मैंने नाम लिए, ये सब ये दावा करते हैं कि अब आजकल कुछ तरीक़े ऐसे आ गए हैं, दवाइयाँ आ गई हैं, या फिर टेक्निक्स ऐसी आ गई हैं जिनसे डायबिटीज़ रिवर्स किया जा सकता है, जड़ से ख़त्म किया जा सकता है। अब क्या वाकई ये मुमकिन है, या फिर ये भी एक झूठ है? डायबिटीज़ में भी अलग तरह का डायबिटीज़ होता है ना। इसमें एक टाइप 1 डायबिटीज़ हो गया जो इंसुलिन डिपेंडेंट होता है, वो जो बच्चों में होता है, यंग अडल्ट को होता है, और एक लेट ऑनसेट जो होता है वो टाइप 2 डायबिटीज जैसा होता है, और जेस्टेशनल डायबिटीज होता है जो प्रेगनेंसी में होता है, और एक डायबिटीज से जो होता है वो पैंक्रियास की वजह से है। अगर पैंक्रियास खराब हो गया, क्रॉनिक पैंक्रेटाइटिस हो गया, उसके वजह से एक टाइप 3C डायबिटीज हो जाता है। अच्छा, बहुत सारे कॉजेस है, कारण है डायबिटीज का। तो उसमें जैसे स्पेसिफिक ग्रुप्स में एक चीज़ होता है कि उसका डायबिटीज़ का जो प्रॉब्लम है वो बाकी रिस्क फैक्टर से हुआ है, जोड़ा हुआ है। मतलब वजन ज़्यादा है, या उसका बहुत सेडेंटरी लाइफ है, उसका डाइट में प्रॉब्लम्स है, ज़्यादा प्रोसेस फूड्स ले रहे हैं या हाई कैलोरी फूड्स ले रहे हैं, इसके वजह से हुआ है। तो अगर हमने वो सब कंट्रोल किया, वजन कम कर दिया, या ये हमारे डाइटरी जो हैबिट्स है वो चेंज कर दिया, मतलब ये जंक फूड खाना, तला भुना खाना छोड़ दिया, उसमें डायबिटीज़ का रिमिशन हो जाता है, मतलब ठीक हो जाता है एकदम। हाँ, मेरा बहुत सारे पेशेंट्स हैं जो सिरोसिस है, डायबिटीज़ है, वजन बहुत ज़्यादा है, सिर्फ वजन कम करने से उसका सिरोसिस भी रिवर्स हो जाता है और डायबिटीज़ भी बिल्कुल कंट्रोल हो जाता है बिना दवाइयों से। तो वजन और डायबिटीज़ के बीच में क्या कनेक्शन है? इसमें है ओबेसिटी जो हम बोलते हैं, वजन, हाँ, मोटापा जो होता है, उसमें हमारा इंसुलिन रेसिस्टेंस बढ़ जाता है। अच्छा। इंसुलिन रेसिस्टेंस बढ़ जाने से हमारा जो इंसुलिन हमारे शरीर में जो आता है ना, अंदर से पैंक्रियास आता है, उसका इफेक्ट नहीं होता शुगर कम करने के लिए। तो अगर वजन कम हो जाता है, इंसुलिन रेसिस्टेंस कम हो जाता है और इंसुलिन सेंसिटिविटी ज़्यादा हो जाता है और शुगर कम हो जाता है। मतलब जैसे भी आप कुछ भी खा रहे हैं तो आपका एकदम से ब्लड शुगर बढ़ जाएगा, ये होता है। वो इंसुलिन अच्छे से काम नहीं करता अगर वजन ज़्यादा है, तो वो कम करने से
इंसुलिन का जो इफेक्ट है वो बढ़ जाता है। ये सब चीज़ होता है। तो डायबिटीज़ रेमिशन इज़ पॉसिबल, वो हम मुमकिन है। लेकिन ये जो एडवर्टाइजमेंट जो होता है ना, उसमें वो लोग दवाइयों का भी ये बोलते हैं कि ये हर्बल मेडिसिन ले लो, ये जड़ी बूटी ले लो। जैसे एक मुझे उसका गुरमार बोलते हैं उसको हिंदी में, शायद जिम्नेमा नाम का एक जड़ी बूटी है, एक हर्ब है। अच्छा। गुरमार बोलते हैं उसको। ये लेने से डायबिटीज़ ठीक हो जाएगा, ये इंसुलिन से सेफर है, ये सब बोलते हैं। लेकिन ये सब झूठ है। ये सब सिर्फ एडवर्टाइजमेंट है, प्रमोशनल एक्टिविटी है ये आयुर्वेदा कंपनी से। क्योंकि एक ही हर्बल मेडिसिन नहीं है जो डायबिटीज़ को कंट्रोल कर सकते हैं। सिर्फ इंसुलिन और ओरल हाइपोग्लाइसेमिक एजेंट्स जो होते हैं, और अभी नया जो GLP-1 एगोनिस्ट जैसे नया दवाएं आ गया है, यही सब काम करते हैं डायबिटीज़ में, और कुछ नहीं। तो सर ये बताइए, आप ये कह रहे हैं कि अगर आप अपना वेट कम कंट्रोल करते हैं, आप हेल्दी खाते हैं, जंक फूड तला भुना खाना छोड़ देते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, उससे आपकी डायबिटीज़ जो है वो ठीक हो सकती है। कुछ लोग में, कुछ लोगों में, सब में नहीं, मतलब कुछ लोगों में। पर जिन लोग, अगर आप दवाइयाँ जो हैं जो एडवर्टाइज की जाती हैं, या फिर हर्बल मेडिसिन हो गई, जड़ी बूटियाँ हो गई, आप कह रहे हैं इनसे डायबिटीज़ नहीं ठीक होता है? बिल्कुल नहीं। ओके। क्योंकि कोई एविडेंस है ही नहीं, कोई स्टडीज़ है ही नहीं। क्योंकि डायबिटीज़ स्टडीज़ जैसे होना है कि डायबिटीज़ शुगर कम हो रहा, डायबिटीज़ का दो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, कॉम्प्लिकेशंस ऑफ डायबिटीज़ भी कम होना है। जैसे शुगर कम नहीं होना, लेकिन उससे हमारा जो कॉम्प्लिकेशंस है, जैसे ऑर्गन सिस्टम्स में जो साइड इफेक्ट्स होते हैं, जैसे आंखों में प्रॉब्लम आ गया, किडनी में प्रॉब्लम आ गया, ये इसका भी कॉम्प्लिकेशंस कम होना है। वो तो हमारा जो एंड पॉइंट है डायबिटीज़ ट्रीटमेंट का, वही होता है। सिर्फ शुगर कम करना नहीं है, ये ऑर्गन डैमेज भी कम करना है। ऐसा कोई स्टडी नहीं है हर्बल मेडिसिन का जो हम बहुत कॉन्फिडेंस से बोलते हैं कि ये लेने से ये एंड ऑर्गन डैमेज भी कम हुआ है। ऐसा कोई स्टडी नहीं है। तो मतलब इस दुनिया में कोई भी ऐसी दवाई नहीं है जिसको खा के आपकी डायबिटीज़ हमेशा के लिए ठीक हो जाएगी? नहीं। ठीक है। सेम चीज़ जो है वो क्लेम की जाती है ब्लड प्रेशर के लिए भी, कि आप अगर ये जड़ी बूटी खा लेंगे या फिर आप ये दवा खाएंगे तो आपका ब्लड प्रेशर की जो समस्या है वो हमेशा के लिए ठीक हो जाएगी। ब्लड प्रेशर के साथ भी ये पॉसिबल नहीं है? ये भी छूट है ना। और ब्लड प्रेशर का भी बहुत सारे कारण होते हैं ना। क्योंकि एक होता है कि हमारे जो फैमिलीज में हार्ट डिसीज या ब्लड प्रेशर होता है, उसमें तो हमें दवाई लेना ही पड़ता है, मतलब लाइफ लॉन्ग लेना पड़ेगा। और जो डाइट में बहुत सारे चेंजेस करना पड़ता है। जैसे भी ये ओबेसिटी, मोटापा मैंने बोला ना, वो भी एक हाई ब्लड प्रेशर का कारण है। जिसने मोटापा कम कर दिया और एक एक्टिव लाइफस्टाइल किया, मतलब रनिंग, जॉगिंग, एरोबिक एक्सरसाइज सब किया, उसका भी अपने आप ब्लड प्रेशर कम हो जाता है। उसमें तो दवाई की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ लाइफस्टाइल बदलना है। तो ऐसा भी एक ग्रुप है, जो मरीज का ग्रुप है, जो हम लाइफस्टाइल से ये सब कंट्रोल कर सकते हैं, दवाई की ज़रूरत नहीं पड़ेगा। लेकिन और एक ग्रुप है जिसमें दवाई लेने से ही ब्लड प्रेशर कम हो जाता है। अगर वो ने बंद किया, उसका बहुत सारे प्रॉब्लम्स हो जाता है, जैसे हार्ट अटैक्स हो जाता है, ब्रेन का स्ट्रोक हो जाता है। उन लोगों को बहुत सारे, मतलब लाइफ लॉन्ग ये सब लेना पड़ेगा। ओके सर, बात करते हैं फैटी लिवर के बारे में। फैटी लिवर एक ऐसी समस्या है जो हमारे देश में बहुत ही कॉमन होती जा रही है। जैसे डायबिटीज़ है, वैसे ही फैटी लिवर बनता जा रहा है, बच्चों को तक हो रहा है। अब फैटी लिवर सुन के जो सबसे पहले दिमाग में समझ में आता है वो ये है कि फैटी लिवर मतलब लिवर के ऊपर फैट जमा हो गया होगा, है ना। पर हमारी टीम में, जैसी एक हमारे टीममेट हैं, उनको फैटी लिवर का प्रॉब्लम है, मेरी मम्मी को भी फैटी लिवर का प्रॉब्लम है। दोनों में फैट शरीर पे ज़्यादा नहीं है, मतलब वो लोग आप कहेंगे हेल्दी हैं देखने में, बहुत ज़्यादा वेट नहीं है उनका, और वो लोग ड्रिंक भी नहीं करते, अल्कोहल भी नहीं लेते। तो फिर ऐसे लोगों में फैटी लिवर की समस्या क्यों हो रही है? फैटी लिवर में भी बहुत सारे कारण होते हैं ना फैटी लिवर का। तो एक है तो अल्कोहल फैटी लिवर, जो शराब लेते हैं उसको फैटी लिवर हो जाता है। अल्कोहलिक फैटी लिवर जो बोलते हैं, तो वो शराब बंद करने से ही वो फैटी लिवर चले जाता है। ठीक है। और एक ग्रुप है जो शराब नहीं लेता, लेकिन उसका बहुत सारे और रिस्क फैक्टर्स है फैटी लिवर का। जैसे मोटापा है, ओबेसिटी से फैटी लिवर हो जाता है, डायबिटीज अगर कंट्रोल नहीं है तो फैटी लिवर हो जाता है, थायराइड का बीमारी, हाइपोथायरॉयडिज्म जो होता है उससे फैटी लिवर हो जाता है, हाई कोलेस्ट्रॉल से फैटी लिवर हो जाता है। और जो फिजिकली एक्टिव नहीं है, जैसे डेस्क जॉब है, सेडेंटरी है, उसका भी फैटी लिवर हो जाता है। अगर वो तिन, जैसे मतलब मोटापा भी नहीं है, लेकिन अगर उसका लाइफस्टाइल अच्छा नहीं है तो उससे भी फैटी लिवर हो जाता है। तो हमने बहुत सारे लोगों को देखा है कि वो बहुत तिन है, मतलब मोटापा बिल्कुल नहीं है और फैमिली हिस्ट्री भी नहीं है, लेकिन उसका जो वर्क प्रोफाइल जो है वो रात में ज़्यादा काम करते हैं, नाइट ड्यूटीज़ है, उसका
स्लीप, ये जो स्लीप साइकिल है, सोने का सोने का जो है बहुत बिगड़ा हुआ है, और ये उसका फैमिली हिस्ट्री भी है, फैमिली उसके वजह से भी फैट लिवर होता है। तो फैट लिवर का जो कारण है ये सिर्फ बीमारियों से जुड़ा हुआ नहीं है, हमारे लाइफस्टाइल से भी बहुत जुड़ा हुआ है। एक मरीज था जो मैंने देखा है, वो बिल्कुल हेल्दी है, वो एक्सरसाइज भी करते हैं, वो शराब नहीं लेते, सिगरेट नहीं पीते, सब कुछ नहीं करता, उसका कोई और हैबिट्स नहीं है, लेकिन उसका फैटी लिवर है। उसका कारण था कि वो उसका जो स्लीप है, मतलब जो सोने का टाइम है, वो सिर्फ 4 घंटे सोते हैं रात में। तो अगर हमने ये भी स्थापित किया है साइंटिफिकली कि अगर हमारा जो सोने का जो टाइम 7 घंटे से कम है डेली, उससे भी फैट लिवर हो जाता है, चाहे वो मेल हो या फीमेल हो या कोई भी एज हो। Yes. 7 घंटे से आप कम सोएंगे तो आपको फैटी लिवर की समस्या हो जाएगी। स्लीप डिसऑर्डर्स, कम सोना या नॉन रेस्टोरेटिव स्लीप हम बोलते हैं उसको, अगर स्लीप अच्छा नहीं है, सोने का जो क्वालिटी अच्छा नहीं है, उससे भी फैट लिवर हो जाता है। ओके। तो बहुत सारे कारण है फैट लिवर का ना, तो हमें ढूंढना है, एक डॉक्टर को ढूंढना है कि ये सब चीज़ शायद एक प्रॉब्लम ही होगा, एक रिस्क फैक्टर ही होगा, या लेकिन हर मरीजों में 2-3 रिस्क फैक्टर्स होता है, उन सबको हमें मॉडिफाई करना है, तभी फैट लिवर कम हो जाता है। तो और ये भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, मैं बताना चाहूँगी, फैटी लिवर जो हम अल्ट्रासाउंड में पकड़ते हैं ना, ग्रेड 1, ग्रेड 2, ग्रेड 3, उसका इलाज नहीं करना है फिर। हाँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये तो फैटी लिवर हो गया। अल्ट्रासाउंड में हमने फैटी लिवर जो देखा है वो रेडियोलॉजिकल फैटी लिवर है, जो हमने जो टेस्ट किया उसमें आया है फैटी लिवर। लिवर में फैट है, लेकिन फैट से लिवर में अगर सूजन है, मतलब फैटी लिवर डिजीज हम बोलते हैं, मतलब हमारा LFT लिवर फंक्शन टेस्ट ब्लड में हमने किया, तो उसमें SGOT, SGPT या ALT, AST नाम का एक चीज होता है, लिवर फंक्शन टेस्ट में लिख करके आता है वो, तो वो अगर ज्यादा है, बढ़ गया है, तभी हम बोलते हैं कि ये जो फैट से हमारे लिवर में सूजन भी आ गया है, और वो सूजन से हमारा लिवर में परमानेंट डैमेज का प्रॉब्लम्स हो सकता है, उसका हम बोलते हैं फाइब्रोसिस। फाइब्रोसिस से सबसे बड़ा चीज ग्रेड जो होता है वो सिरोसिस है। सो फाइब्रोसिस F0, F1, F2, F3, F4 हो जाता है। F0, F1 जो फाइब्रोसिस है, लिवर में जो थोड़ा परमानेंट डैमेज का वो चेंज है, F0, F1 ठीक है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, सिर्फ लाइफस्टाइल चेंजेस या बाकी जो रिस्क फैक्टर्स उसको ठीक करना है। अगर F2 के ऊपर आ गया, तभी हम बोलते हैं कि ये सिग्निफिकेंट है, मतलब उसका इलाज करना है, उसके लिए हमें दवाई भी देना है, बाकी लाइफस्टाइल चेंजेस प्लस दवाई। और अगर F4 हो गया तो वो सिरोसिस है, उसके लिए अलग से ट्रीटमेंट करना है। तो सिर्फ अल्ट्रासाउंड को देखे दवाई लिखना ये बहुत ये अच्छा नहीं, ये ठीक नहीं है। बहुत तो सारे लोग टेस्ट से पता चलेगा? ये LFT करना है। LFT अगर लिवर फंक्शन टेस्ट अगर ठीक नहीं है, तभी उसको एक हम पहले तो बायोप्सी कर रहा था ये फाइब्रोसिस और सिरोसिस देखने के लिए। आजकल बायोप्सी की ज़रूरत नहीं है, हमें एक नया टेक्नोलॉजी है, उसका नाम है फाइब्रोस्कैन या शेयर वेव टेक्नोलॉजी है। वो अल्ट्रासाउंड से ही करते हैं, लिवर का जो स्टिफनेस हम देखते हैं, अगर कितना कड़ा है, हाँ कितना कड़ा है, और अगर ये कड़ाई जो है वो ज़्यादा है, हम बोलते हैं कि फाइब्रोसिस हो गया है या फाइब्रोसिस बढ़ गया है, उन पेशेंट्स को हमें दवाई दे के इलाज करना है। लेकिन आज का इधर का जो स्टैंडर्ड जो हो गया है, वो टेस्ट के लिए जाते हैं, अल्ट्रासाउंड में ग्रेड 1 ग्रेड 2 देखते हैं और दवाई शुरू करते हैं, बिल्कुल वेस्ट है। ये नहीं करना, ये नहीं करना। ठीक है डॉक्टर, अभी हम लोग इंटरव्यू से पहले कोविड के बारे में बात कर रहे थे। अब ये चीज़ देखी जा रही है कोविड के बाद ना सडनली बीमारियां जो हैं वो बहुत इंटेंस हो गई हैं। जैसे कंजक्टिवाइटिस तो पहले भी लोगों को होता था, पर पिछले कुछ समय में कंजक्टिवाइटिस जो है वो बहुत सिवियर सा हो गया कि दवाइयों से ठीक नहीं हो रहा, लंबे समय तक हो रहा है। वायरल भी जो था बहुत ही आम था, लोगों को वायरल होता रहता था, बट अब क्या हो रहा है कि वायरल एक तो हाई ग्रेड फीवर आ रहा है, 102 103 तक बुखार जा रहा है। पहले वायरल 1-2 दिन में उतर जाता था, अब 5 दिन ऐसे 4 दिन चल रहा है। हर बीमारी जो है इंसान, मतलब हर इंसान खुद में यही कहता है कि यार कोविड से पहले हमको ये सब नहीं होता था, ये सब कोविड के बाद होने लगा है ज़्यादा। तो क्या हो गया है कोविड के बाद से ऐसा कि हर छोटी बड़ी बीमारी अब ज़्यादा इंटेंसिटी के साथ महसूस होने लगी है? ये जो है हम 2 एक्सप्लेनेशन है इस चीज़ पे। एक तो है कोविड जिसको हुआ है, जैसे कोविड में हर व्यक्ति का सिम्टम्स वगैरह नहीं होता है, एसिम्प्टोमेटिक कोविड भी होता है, वो आते हैं जाते हैं, हमको पता नहीं चलेगा। कोविड से हमारा जो इम्यून सिस्टम है वो बहुत बिगड़ जाता है, बहुत चेंज हो जाता है। उससे जो छोटे छोटे बीमारियां हैं वो हमें बहुत ज़्यादा लगता है। और दूसरा जो है उसको बोलते हैं हम इम्यूनिटी डेथ बोलते हैं। इम्यूनिटी डेथ मान के पहले
बहुत सारे आई मीन ये जो बच्चे हैं वो स्कूल में जाते हैं, स्कूल से उसका छोटे छोटे बीमारियां सब मिल जाते हैं, उससे उसका थोड़ा थोड़ा करके एंटीबॉडीज़ या जो इम्यून इफेक्ट जो है वो बढ़ जाता था। लेकिन कोविड में क्या हो गया, 2 साल 1.5 साल हम सब अंदर बंद था, मतलब वो बाहर नहीं गए लॉकडाउन में। तो उसके बाद एकदम सबको खोल के बाहर कर दिया। तो ये छोटे छोटे जो बीमारियां हैं उसका जो एंटीबॉडीज़ या उसका जो इम्यून प्रोटेक्शन जो हमारे शरीर में पहले होना था वो नहीं हुआ, मतलब जो इम्यूनिटी डेथ हुआ है उसमें। तो ये छोटे बीमारी से हमें बहुत ज़्यादा सिम्टम्स और ये सब होने लगा। तो अब ये कह रहे हैं कि मतलब इन्फेक्शन होते रहना या बीमारियां होते रहना ज़रूरी है शरीर के लिए? शरीर की ज़रूरी है, क्योंकि हमें ये एक्सपोजर की ज़रूरत है, छोटे छोटे वायरल इन्फेक्शन का ज़रूरत है। उससे हमें हर्ड इम्यूनिटी बोलते हैं उसको। हाँ। हर्ड इम्यूनिटी बढ़ जाता है हमारा, मतलब शरीर में एंटीबॉडी बनती है उस बीमारी के अगेंस्ट। यस एग्जैक्टली। ओके, और आप जितना ज़्यादा खुद को बचा के रखेंगे कि नहीं भाई मुझे वायरल ना हो, मुझे बीमारी ना हो, मुझे इन्फेक्शन ना हो, उतना आपकी इम्यूनिटी क्या कमज़ोर होती जाती है? कमज़ोर हो जाती है। इसलिए हमें वैक्सीनेशन की ज़रूरत है, क्योंकि जो हमारा शरीर में जो एंटीबॉडीज़ नहीं है वो वैक्सीनेशन हमें देते हैं। तो वैक्सीनेशन से हमारा शरीर और प्रोटेक्शन हो जाता है, उससे हमारा शरीर कमज़ोर नहीं होता। तो ये जो बोलते हैं ना रफ एंड टफ रहो, वो सही बोलते हैं क्या? सही बोलते हैं। अच्छा, मतलब हेल्दी खाओ पर रफ एंड टफ रहो, बिल्कुल बहुत ज़्यादा लोड लेनी अब देख लो, हमने अगर वैक्सीन टेक्नोलॉजी से पहले हमारा जो लाइफ एक्सपेक्टेंसी आपने देख लिया तो वो 20 साल 30 साल का है मैक्सिमम लाइफ एक्सपेक्टेंसी। अब देख लो वैक्सीनेशन आ गया है, डिफ्थीरिया, ट्यूबरकुलोसिस, वूपिंग कफ, इन सब के लिए वैक्सीनेशन आ गया है। अब देख लो हमारा लाइफ एक्सपेक्टेंसी कितना बढ़ गया है, 70-75 प्लस हो गया है। तो इसलिए ये जो उस टाइम जो बीमारी होता है उसका वो बहुत नया जैसे कोविड जैसा नया बीमारी आता है ना, बहुत सारे लोग मर जाता था उस टाइम, इसलिए लाइफ एक्सपेक्टेंसी कम था। अब तो हमारे वैक्सीनेशन और वैक्सीन टेक्नोलॉजी आ गया है, हमारा लाइफ एक्सपेक्टेंसी बढ़ गया है। जैसे कोविड में अब बहुत ज़्यादा सिवियर सिम्टम्स नहीं आ रहे जैसे डेल्टा वेव में हुए थे। डॉक्टर आप एक बात बताइए, हमारा जो देश है इसमें शायद ही कोई एक भी ऐसा परिवार होगा, नहीं होगा मतलब, जहाँ पे घरेलू नुस्खे जो होते हैं ना वो नहीं अपनाए जाते। जैसे हमारे घर में जब गला ख़राब होता था, किसी को निगलने में दर्द हो रहा है कुछ ऐसा, तो अदरक, शहद, मुलेठी वगैरह दी जाती थी। तो सबके यहाँ पे भी जितने लोग हैं सबके घरों में कोई ना कोई घरेलू नुस्खे तो होते ही होते हैं। कुछ बहुत पॉपुलर हैं, बहुत आम है, लगभग सभी उनको ट्राई करते हैं। हमें कुछ ऐसे घरेलू नुस्खों के बारे में बताइए जो कि बहुत ही पॉपुलर हैं, लगभग हर इंसान उनको करता है पर उनसे कोई फ़ायदा नहीं होता है, कुछ ऐसे। नंबर 1 इंडिया में होगा हल्दी दूध। हल्दी दूध तो बहुत कॉमन है, चोट लगती है तो हल्दी का दूध दिया जाता है। हाँ, और इन्फेक्शंस के लिए भी देते हैं, इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए सब देते हैं। हाँ। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, क्योंकि हल्दी टर्मरिक जो हम बोलते हैं वो एक किचन स्पाइस है, वो सिर्फ कलरिंग और फ्लेवरिंग के लिए उसका यूज़ होता है। पर हल्दी हेल्दी नहीं होती है क्या? हल्दी का बहुत सारा स्टडीज़ हुआ है, लेकिन ये सब सेल लेवल में या टिश्यू प्री क्लिनिकल स्टडीज़ हम बोलते हैं, लैब में जो करते हैं उसमें हुआ है, और उसका बहुत सारा इफ़ेक्ट्स उन्होंने दिखाए हैं सेल्स में, या एंटीऑक्सीडेंट इफेक्ट बोलते हैं, वो सेल्स के अंदर जो इन्फ्लेमेशन है, वो सूजन है, वो जो कम करते हैं, ये सब है स्थापित है। लेकिन ह्यूमन सिस्टम में इसका कोई इफेक्ट नहीं है, क्योंकि हल्दी जो है वो हमारे शरीर के अंदर अच्छे से अब्जॉर्ब नहीं होता। उसका अब्जॉर्प्शन हम बायो अवेलेबिलिटी बोलते हैं उसको मेडिकली, क्योंकि हमने एक चीज़ खा लिया, उसका अब्जॉर्प्शन होना है, और वो हमारे ब्लड में, खून में उसका इतना लेवल होना चाहिए उसको कुछ इफेक्ट होने के लिए। हल्दी का जो बायो अवेलेबिलिटी है वो 2% से कम है। 98% जो हल्दी होता है वो स्टूल से बाहर निकल जाता है, शरीर के अंदर रुकता ही नहीं है। तो कैसे होगा उसका बेनिफिट? इसलिए लोग क्या करते हैं, हल्दी के साथ साथ पेपर ये भी मिक्स करते हैं। और ये जो सप्लीमेंट्स हमें मिलते हैं ना, टर्मरिक का जो हल्दी का सप्लीमेंट्स होता है उसमें भी पेपर डाला हुआ है, क्योंकि पेपर के प्रेजेंस में इसका अब्जॉर्प्शन ज़्यादा हो जाता है। लेकिन उससे एक बड़ा प्रॉब्लम भी हमने देखा है, क्योंकि अगर ज़्यादा हल्दी खा लिया पेशेंट्स ने, जैसे सप्लीमेंट्स खा लिया, इससे लिवर खराब हो जाता है, क्योंकि टर्मरिक में जो ऐसे नेचुरल केमिकल्स हैं वो लिवर को खराब कर देते हैं। करक्यूमिन जैसे क्या? हाँ, कुर्कुमिन उसका सबसे बायोएक्टिव कंपाउंड है, और वो लिवर को खराब करते हैं। अभी इटालियन गवर्नमेंट ने हर टर्मरिक हल्दी सप्लीमेंट्स के ऊपर एक ब्लैक लेबल वार्निंग कर दिया है, बोला है कि टेक एट योर ओन कॉशन,
तो आजकल काफ़ी हल्दी के सप्लीमेंट्स बिकने लगे हैं, खासतौर पर कोविड के बाद, और बहुत लोग इनको लेके खा भी रहे हैं। तो आप ये कह रहे हैं कि ये हेल्दी नहीं है? हेल्दी नहीं है, ये हेल्दी भी नहीं है, इसके ऊपर बहुत सारा साइड इफेक्ट्स भी हो रहे हैं। अच्छा। एक चीज़ में अगर हमने उसका बेनिफिट्स नहीं है, मतलब बेनिफिट्स कुछ भी नहीं है और उसका साइड इफेक्ट्स ज़्यादा आ रहे हैं, तो वो चीज़ क्यों लेना है? तो हल्दी खाने का फिर आप कह रहे हैं तो कोई हेल्थ बेनिफिट नहीं होता, तो पर सही तरीका क्या है फिर? आप खाने में डाल के हल्दी तो खा सकते हैं। हल्दी का जो नॉर्मल यूज़ होता है वो स्पाइस का जो यूज़ ही है, उसमें कोई मेडिसिनल वैल्यू नहीं है। और जो जब चोट लगती है तो हल्दी का दूध दिया जाता है, कोई फायदा नहीं होता उससे? चोट लग गया तो वो अपने आप ठीक हो जाता है, नॉर्मल हीलिंग होता है उसमें। और कुछ ऐसे नुस्खे बताइए, जैसे हल्दी का दूध तो बहुत लोगों के लिए बहुत शॉकिंग होगा, और कुछ और ऐसे नुस्खे? ऐसे बहुत ये भी लोग करते हैं ना, ये जो मुलेठी जो आपने बोल दिया, हाँ, और उसका जो अदरक शहद मुलेठी, हाँ, गले के लिए हाँ। ये भी मैंने पहले हमने वो डिस्कस किया है, ये सेम चीज़ है, क्योंकि ये जो सोर थ्रोट हमें जो गले में जो दर्द होता है, बुखार होता है, वो सब सेल्फ लिमिटिंग है, वो अपने आप ठीक हो जाता है 5 दिन में 6 दिन में। तो ऐसे है कि अगर हमने ये सब घरेलू नुस्खा लिया, ये वायरल सोर थ्रोट के लिए घरेलू नुस्खे लेने से वो 1 हफ्ते में ठीक हो जाता है, घरेलू नुस्खे नहीं लेने से वो 7 दिन में ठीक हो जाता है, ऐसा बोलते हैं। तो पर जैसे हम कुछ अदरक वाली चाय या कुछ यही शहद अदरक ऐसा लेते हैं, और जैसे अगर गले में दर्द है, जब बुखार हो रहा है तो निगलने में दर्द हो रहा है, तो थोड़ा सुकून तो मिलता है, थोड़ा दर्द वो तो कम पर्सनल एक्सपीरियंस है, मतलब एक एक्सपीरियंस है, वो तो साइंटिफिक नहीं बोल सकता ना। जैसे हमने पहले मैंने बोला था, हमने प्रार्थना किया, हमें अच्छा लगा, हाँ। ऐसा ही है बस। तो मतलब कोई भी घरेलू नुस्खा ऐसा नहीं है जो असर करता हो? बिल्कुल कोई तो एक होगा जो असर भी करता है और उसका नुकसान भी नहीं होता। लेकिन अभी तक हमें साइंटिफिक एविडेंस तो मिला ही नहीं किसी भी घरेलू नुस्खे का। अगर मैं बोलूँ, आप आराम से समय लेके सोचिए कि कोई ऐसा एक घरेलू नुस्खा जो कि वाकई असर करता हो और उसका नुकसान ना, कोई भी नहीं है ऐसा। नहीं, ऐसा नहीं है। घरेलू नुस्खे के साथ हमने पैरास्टामोल लिया तभी तो ठीक हो जाता है ज़्यादा, क्योंकि उसमें तो साइंटिफिक एविडेंस है। ये मतलब ये बहुत लोगों के लिए बहुत शॉकिंग होगा, मेरी मम्मी के लिए भी। ये सब ट्रेडिशनल प्रैक्टिसेस है ना, मतलब घर का बना हुआ प्रैक्टिस है, इसमें तो कोई साइंस है ही नहीं। अच्छा। मैं बहुत साइंटिफिक, हमको अगर एक चीज़ करना है या एक चीज़ रिकमेंड करना है तो उसमें कुछ एविडेंस होना चाहिए ना, ऐसा कोई एविडेंस है नहीं इसमें। अच्छा सर, एक बात यह है कि कोविड के बाद लोगों ने कोविड के दौरान भी काफ़ी सप्लीमेंट्स लेने शुरू कर दिए थे, जैसे विटामिन सी का सप्लीमेंट है, विटामिन डी का सप्लीमेंट है, जिंक का सप्लीमेंट है, और कोविड के बाद भी बहुत सारे लोगों को आज भी डॉक्टर्स प्रिस्क्राइब करते हैं सप्लीमेंट्स, और कुछ लोग अपनी मर्जी से बिना डॉक्टर से पूछे ही लेना शुरू कर देते हैं। आपने 3 ऐसे सप्लीमेंट्स के बारे में बताया था, विटामिन सी, जिंक और विटामिन बी कॉम्प्लेक्स, जिनको आप कहते हैं कि ये सप्लीमेंट्स बिल्कुल यूजलेस है, इनको लेने का कोई फ़ायदा ही नहीं होता। नहीं होता, बिल्कुल नहीं होता। विटामिन सी के सप्लीमेंट लेने का कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि विटामिन सी हमें नॉर्मली डाइट से ही मिलता है, और ज़्यादा हमने विटामिन सी लिया, मतलब एक्स्ट्रा सप्लीमेंट्स वगैरह टैबलेट्स के रूप में लिया, तो वो सिर्फ पेशाब में बाहर जाता है बस। एक्सपेंसिव यूरिन हम बोलते हैं उसको। पर डॉक्टर अभी जैसे अगर किसी डाइट में वो चीज़ें नहीं हैं, जैसे कोई ऐसा खाने की चीज़ नहीं है जिससे जिंक मिल रहा हो या विटामिन बी कॉम्प्लेक्स मिल रहा हो या विटामिन सी मिल रहा हो, तो ऐसे में तो वो सप्लीमेंट ले सकता है। हमारा जो डाइट होता है ना, हम उसमें वेजिटेबल्स खाते हैं और फ्रूट्स भी खाते हैं ना, बहुत सारे नॉर्मल डाइट का जो कंपोनेंट्स है ये सब, उसमें हमारा जो रिकमेंडेड डेली इंटेक का जो ये होता है, ये है उसमें हमारा बैलेंस डाइट में। जो वेजिटेबल्स खाते हैं उसमें जिंक मिलते हैं उसको, और जिंक ऐसा है कि वो माइक्रो न्यूट्रिएंट है, जिस अमाउंट में हमें लेना है वो है हमारा जो नॉर्मल डाइट के अंदर उसका। और विटामिन सी भी हमारा सिट्रस फ्रूट्स के अंदर है। तो बाहर से एक्स्ट्रा लेने से हमारी इम्यूनिटी नहीं बढ़ता, हमारा शरीर का एक कट ऑफ होता है कि इतना ही वो ले सकते हैं खाने से विटामिन सी, इतना ही विटामिन सी हम अब्जॉर्ब कर सकते हैं, और ज़्यादा दिया तो वो बाहर निकलता है। वो हमारा बॉडी का रेगुलेटरी सिस्टम ऐसा है कि वो एक्स्ट्रा नहीं ले सकता, और अगर एक्स्ट्रा ले लिया, मतलब मान लो विटामिन सी लिया, वो किडनी में स्टोन बन जाता है और हमारे जो प्रॉब्लम्स बढ़ जाता है उससे। तो ज़्यादा विटामिन सी लेने से स्टोन हो सकता है किडनी में। फिर पर मैं एक चीज़ थोड़ा क्लियर करना चाहूँगी कि अगर डाइट से डेफिशिएंसी है, मतलब डाइट अच्छी नहीं है, नहीं कोई अच्छा खा पा रहा है, तब तो वो सप्लीमेंट ले सकता है डॉक्टर से पूछ के। हाँ, तो डाइट से अगर हमारा विटामिन सी का डेफिशिएंसी हुआ है, कमी हुआ है, तभी हमें उसका बीमारी आ जाता है ना, उसका स्कर्वी हम बोलते हैं। स्कर्वी, हाँ। अगर स्कर्वी का तो क्लिनिकल प्रेजेंस है तभी हम ले सकते हैं।
क्योंकि एक चीज़ है उसका डिफिशिएंसी की वजह से हमारे शरीर में ये प्रॉब्लम्स आ रहे हैं, उस प्रॉब्लम्स को डॉक्यूमेंट करके उसका मतलब डायग्नोसिस करके इलाज के ऊपर हम एक्स्ट्रा सप्लीमेंट्स दे सकते हैं। वैसे ऐसे ब्लाइंडली लेना, इसमें कोई मतलब कोई सेंस नहीं है उसमें। तो सबसे अव्वल बात तो फिर यहाँ पे ये हो गई कि कोई भी सप्लीमेंट अपने आप लेना ना शुरू कर देंगे, चलो विटामिन सी ले लेते हैं, आज विटामिन डी ले लेते हैं। नहीं, ऐसा नहीं करना है। ठीक है, बिल्कुल नहीं करना है, स्पेशली विटामिन बी कॉम्प्लेक्स। ओके। मतलब विटामिन बी कॉम्प्लेक्स में उसमें बहुत सारे टाइप्स विटामिन होता है ना, विटामिन B1, B2, B12, B3 ये सब होता है उसमें। हर विटामिन बी डेफिशिएंसी में एक अलग से हमारा सिस्टम में प्रॉब्लम्स होता है। जैसे नायासिन विटामिन B3 जो है उसमें डेफिशिएंसी में पेल्लाग्रा नाम का एक बीमारी होता है, और विटामिन B12 इसमें क्या होता है जो आपने बीमारी बताई? स्किन का प्रॉब्लम्स हो जाता है उसमें, पेल्लाग्रा, बहुत सारे प्रॉब्लम्स है, न्यूरोपैथी वगैरह होता है। विटामिन B12 से भी हमारा स्पाइनल कॉलम या ब्रेन या नर्व्स का डैमेज होता है। तो अगर ऐसा कुछ डेफिशिएंसी से हमारा शरीर में डेफिशिएंसी का स्पेसिफिक प्रॉब्लम होता है, उस विटामिन को ही देना है। मतलब विटामिन बी कॉम्प्लेक्स लेने से किसी को भी हर विटामिन बी का डेफिशिएंसी कभी भी नहीं होता, क्योंकि ये हमारा डाइट से हमें मिलेगा। और ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम ये है कि अगर हमने ज़्यादा विटामिन बी कॉम्प्लेक्स और या लंबे टाइम विटामिन बी कॉम्प्लेक्स लिया तो उसमें कैंसर्स का रिस्क बढ़ जाता है। ये साइंटिफिकली स्टडीज़ में अच्छा वाला ऑब्जर्वेशनल स्टडीज़ में साबित किया है। ऐसे ब्लाइंडली मतलब जैसे आप बोल लिया कि एक रोज़ एक विटामिन बी कॉम्प्लेक्स लेने से इम्यूनिटी बढ़ जाएगी, ये सब करके अगर लोगों ने ऐसा किया तो वो 10 साल के अंदर उसका बहुत सारे कैंसर्स का रिस्क बढ़ जाता है। ओके। तो आप डॉक्टर की निगरानी में ही अगर कोई सप्लीमेंट शुरू करना और अगर वो दे रहे हैं तो ही आप लें। दे रहे तो उसमें कोई रैशनल होना चाहिए ना, कि देखो भाई तुम्हारा ये 2 या ये 3 विटामिन बी का कमी है, उसकी वजह से तुम्हारा शरीर में ये बीमारी हुआ है, इसलिए ले लो। बहुत सारे डॉक्टर्स एंटीबायोटिक्स देते हैं ना, शॉर्ट कोर्स जो एंटीबायोटिक्स देते हैं 5 दिन का 6 दिन का, उसके साथ भी ये लोग विटामिन सी देते हैं इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए। ये सब बिल्कुल ठीक नहीं है, ये रॉन्ग प्रैक्टिस है। वैसे मैंने भी कोविड के टाइम पे विटामिन सी के बहुत टैबलेट्स लिए हैं। सबने लिया है। डॉक्टर आप एक बात बताइए, बहुत लोग हेल्दी रहने के लिए और इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए बहुत सालों से च्यवनप्राश खा रहे हैं। मतलब च्यवनप्राश तो एक ऐसी चीज़ है जो शायद लगभग हर इंसान ने खाई है। तो ये असर करता है या फिर ये भी असर नहीं करता? तो च्यवनप्राश तो मैंने भी लिया है। हाँ, मैंने भी लिया है। लेकिन उस टाइम तो मुझे ऐसा कुछ पता नहीं था, मैं तो 2nd स्टैंडर्ड या 3rd स्टैंडर्ड में था। लेकिन च्यवनप्राश जो है वो लोग बोलते हैं कि उससे इम्यूनिटी बढ़ जाता है, मेमोरी बढ़ जाता है, ये सब बोलते हैं, इसलिए हमें बच्चों को देना है। लेकिन च्यवनप्राश के ऊपर ये इम्यूनिटी बढ़ जाता है या उससे हमारा जो हेल्थ है वो बढ़ जाता है, उसके ऊपर आयुष मंत्रालय का प्रैक्टिशनर्स, आयुष मंत्रालय में जो काम करते हैं आयुर्वेद प्रैक्टिशनर्स ने ही एक स्टडी किया था कोविड के ऊपर। और उसमें उन्होंने क्या किया, एक ग्रुप मरीज को जिसमें कोविड नहीं था उसको च्यवनप्राश दिया और एक में च्यवनप्राश नहीं दिया, और उन्होंने देखा है कि इन दोनों में किसको इन्फेक्शंस ज़्यादा हो जाता है। च्यवनप्राश लेने से या नहीं लेने से कोई फ़र्क नहीं पड़ा उस स्टडी में। लेकिन इसमें एक चीज़ उन्होंने बहुत क्लियर कट दिखा है कि च्यवनप्राश लेने से ये जो ऑटोइम्यून हेपेटाइटिस, ऑटोइम्यून डिसीज मैंने जब बोला ना, वो उसका रिस्क बढ़ जाता है, क्योंकि ये जो IgG प्रोटीन्स है जिसने च्यवनप्राश लिया उसका बहुत ज़्यादा एक्टिवेशन हुआ था IgG प्रोटीन्स का। लेकिन ये सब लेने से उसका जो इम्यूनिटी जो है वो बढ़ा नहीं और उससे कोई फ़ायदा ही नहीं हुआ मरीज को। ये आयुष मिनिस्ट्री का ही स्टडी है और उसके ऊपर, लेकिन वो ये सब वो लोग एडवर्टाइज नहीं करते हैं ना, क्योंकि च्यवनप्राश का सेल्स तो कम हो जाएगा। हाँ। लेकिन ऐसा एक स्टडी है और ये उनका जर्नल में ही, उनका जो ऑफिशियल जर्नल है उसमें ही पब्लिश हुआ है। च्यवनप्राश लेने से कोई फ़ायदा नहीं है। और जो च्यवनप्राश हमें मिलता है मार्केट में, सिर्फ उसका जो इंग्रेडिएंट्स जो उसका में जो क्या क्या बना हुआ लगा हुआ है उसको पढ़ने किस चीज़ से बना हुआ है, किस चीज़ से बना हुआ, आपको पढ़ने से एक चीज़ मिल जाएगा, उसका जो शुगर कंटेंट है बहुत ज़्यादा है। शुगर तो डायबिटीज़ वालों के लिए तो ये ठीक नहीं है। डायबिटीज़ वर्जन भी है च्यवनप्राश का, लेकिन उससे भी कोई फ़ायदा नहीं होता। तो अच्छा चलिए, फ़ायदा नहीं होता तो कोई नुकसान तो नहीं होता है? नुकसान हो सकता है, क्योंकि हमारा जो स्टडीज़ जो होता है ना, ये च्यवनप्राश के ऊपर जो स्टडीज़ हुआ है वो सब शॉर्ट कोर्स स्टडीज़ है। मतलब मान लो 2-3 हफ्ते हो गया या 2-3 महीने हो गया। हमें सेफ्टी स्थापित करने के लिए और लंबी स्टडीज़ की ज़रूरत है। ऐसे स्टडीज़ नहीं हुआ है तो हम ये बिल्कुल सेफ है कभी नहीं बोल सकता।
Okay. लेकिन अगर बेनिफिट्स नहीं है तो क्यों लेना है? ओके पर काफ़ी लोग भाई खाते आ रहे खाते हैं, हैं, पता चलिए उनको भी नई इन्फॉर्मेशन पता चली होगी। डॉक्टर आबी एक यूट्यूबर हैं, बियर बाइसेप्स के नाम से जाने जाते हैं, बहुत फेमस हैं और ये अपने पॉडकास्ट में सेलिब्रिटीज़ को बुलाते हैं, बड़ी बड़ी पर्सनालिटीज़ आती हैं और इस बातचीत के दौरान जब ये सेलिब्रिटीज़ से पूछते हैं कि उनकी अच्छी स्किन, अच्छे बालों का क्या राज है, तो ये सेलिब्रिटीज़ बोलते हैं कि ख़ास तौर पर योगा, वो योगा करते हैं जिसके कारण उनके बाल, उनकी स्किन अच्छी है। और एक योगा आसन स्पेसिफिकली मेंशन किया जाता है जिसका नाम है सर्वांगासन। मैं ये सही बोल रही हूँ? सर्वांगासन सही बोला है। जाता है इसको, शोल्डर स्टैंड या के तौर पे। कैंडल स्टैंड या शोल्डर स्टैंड बोलते हैं। मतलब इसमें क्या आप उल्टे थोड़ा खड़े Yes. होकर के, आपने उसके ऊपर काफ़ी आपत्ति जताई है। आपने ये बोला है कि योगा से स्किन और बालों का कोई कनेक्शन नहीं है, आप चाहे कोई भी योगा का आसन कर लें, आपकी स्किन अच्छी नहीं होगी, आपके बाल अच्छे नहीं होंगे। ये अपने आप में काफ़ी वैसे तो कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट है, क्योंकि बहुत लोग ऐसा मानते हैं कि आप योगा के कुछ स्पेसिफिक आसन अगर करेंगे तो आपको, आपकी स्किन भी अच्छी होगी, बाल भी अच्छे होंगे, आपको काफ़ी बीमारियां हैं आपकी ऐसी जो ठीक होंगी। हाँ, सिर्फ स्किन या बाल का नहीं, डायबिटीज़, थायराइड का डिसीज़, ब्लड प्रेशर, ये सब लोग बोलते हैं। इवन फैटी लीवर बोलते हैं कि योगा करने से फैटी लीवर भी कम हो जाता है। ये सब टोटल नॉनसेंस है, बकवास है। योगा से ये सब कुछ नहीं होता, क्योंकि योगा एक, लोग बोलते हैं योगा एक्सरसाइज है, लेकिन योगा एक्सरसाइज भी नहीं है। एक्सरसाइज में प्राणायाम, अलोम विलोम, ये सब लंग्स की कैपेसिटी बढ़ाते हैं। हाँ, ये जो है, इसमें हमें एक्सरसाइज बताने के लिए दो चीज़ होता है ना। एक एनारोबिक एक्सरसाइज होता है जैसे पोसेस में हमें मिल जाता है, और एक एरोबिक हो जाता है जिसमें एक्टिविटी होता है। और एरोबिक एक्सरसाइज से ही हमारा हेल्थ बढ़ जाता है, अच्छा हो जाता है एरोबिक एक्सरसाइज। यानी जो एक्सरसाइज जिसमें बॉडी का मूवमेंट हो रहा है, Yes. आप कह रहे हैं फायदा सिर्फ उस एक्सरसाइज से होता है। पर्पसफुल मूवमेंट होना चाहिए। जैसे मूवमेंट नहीं, योगा में मूवमेंट होता है लेकिन वो पर्पसफुल मूवमेंट्स नहीं होता। इसलिए योगा एक्सरसाइज से पहले या एक्सरसाइज करने, आई मीन नॉर्मल एक्सरसाइज करने के बाद अगर करेगा तो ये अच्छा स्ट्रेचिंग तरीका है। इससे हमारा मसल्स को आराम मिलता है, हमें रिलैक्सेशन हो जाता है। ये सब होता है क्लासिकल योगा में। अब तो मान लो लोग बोलते हैं नहीं, योगा से हमारा वेट लॉस हुआ है, योगा से हमारे, वो सब क्लासिकल योगा नहीं है। वो जो मॉडिफिकेशंस हुआ है ना, जैसा हमारा एक पावर योगा हो गया, जिसमें नॉर्मल योगा से ज़्यादा विगरस चीज़ हो जाती है, उसमें जो मूवमेंट्स होता है वो ज़्यादा, ये सब मॉडिफाइड फॉर्म्स है, वेस्टर्न मॉडिफाइड फॉर्म्स है। ये क्लासिकल योगा नहीं है। अगर आपने पतंजलि सूत्रास पढ़ लिया या हठ योगा देख लिया, उसमें उन्होंने जो लिखा है, जो प्रिंसिपल्स ऑफ योगा है, ये बहुत डिफरेंट है। इसमें पूरे के पूरा, ये वो लोग बोलते हैं कि माइंडफुलनेस आता है उसमें, और पोस्चर्स आ जाता है उसमें। कोई एक्सरसाइज या पर्पसफुल मूवमेंट्स नहीं होता। इसलिए मैं बोलता हूँ कि योगा इज़ नॉट एन एक्सरसाइज। योगा जो उसका प्रिंसिपल्स जो है वो सिर्फ मसल स्ट्रेंथ ट्रेनिंग के लिए नहीं है, उसमें माइंडफुलनेस और बहुत सारे चीज़ आ जाता है, मेडिटेशन, Yes, फोकस, ये सारी yes. चीज़ें। पर डॉक्टर आप भी, बहुत सारे सेलिब्रिटीज़ ये दावा करते हैं कि उनका वेट लॉस, उनकी फिट बॉडी, सबके पीछे योगा का हाथ है। हाँ, तो उसमें तो उसको एंगेजमेंट मिल जाता है ना बस। आप कह रहे हैं सिर्फ वो पॉपुलैरिटी के लिए करते हैं, असल में ऐसा काम नहीं होता। क्योंकि वो नेशनलिस्टिक अपील ज़्यादा है ना, मतलब इन्फ्लुएंसर ने बोल दिया ये योगा पर से। सिर्फ आज नहीं, आज से बहुत साल पहले से बोलते आ रहे हैं। ये पूरा आयुष जो है, मतलब एच को हटा के, वो पूरा आयुष जो है, एच तो जर्मन है, इस सब होम्योपैथी को हटा के, हाँ। वो बाकी सब नेशनलिस्टिक अपील तो अच्छा है। मतलब इंडियन सिस्टम ऑफ मेडिसिन है, हमारा कल्चर है, हमारा ट्रेडिशन है, ये सब फील गुड होता है। उसमें तो कोई साइंस है ही नहीं, उसमें कोई फ़ायदा है ही नहीं, इसलिए तो वो अल्टरनेटिव मेडिसिन है। क्या आप ये कह रहे हैं कि योगा का कोई भी आसन किसी भी तरीके से आपको हेल्दी नहीं बनाता है? हेल्दी बन सकता है, लेकिन मान लो एक बंदा योगा कुछ नहीं कर रहे, योगा तो कर लो, अच्छा होगा। हाँ। मतलब योगा इज़ बेटर देन नथिंग। ओके, पर फायदा आप कह रहे हैं नहीं होगा। अगर मैं बोल दिया कि योगा वर्सेस स्विमिंग, स्विमिंग सुपीरियर है योगा से, या योगा वर्सेस रेसिस्टेंस ट्रेनिंग, वेट ट्रेनिंग जो होता है जिम में, वो सुपीरियर है, योगा नहीं। योगा इज इन्फीरियर। लेकिन वेट ट्रेनिंग के बाद अगर हमने योगा किया तो रिलैक्सेशन बढ़ जाता है। ये सब मैं करता हूँ रोज़, जिम ट्रेनिंग और उसके बाद मैं योगा करता हूँ, बहुत रिलैक्सेशन मिलता है उसमें। लेकिन सिर्फ योगा करने से कुछ फ़ायदा नहीं होता उसमें। तो डॉक्टर अभी ये जो बातें आप करते हैं, आपको पता है सोशल मीडिया पे आपको काफ़ी ज़्यादा फिर ट्रोल भी किया जाता है, आपके काफ़ी क्रिटिक्स भी हैं। तो क्या आपके परिवार वाले कभी आपको बोलते हैं कि भैया इतना मत बोला करो, थोड़ा कम बोला करो? बहुत बोल चुका है। मतलब
तीन चार साल पहले, लेकिन उनको पता चले कि मैं यही करते रहूंगा, तो इसलिए अभी कुछ नहीं बोलता। वो हार मान चुके हैं। मान चुके। पर आपको काफी ट्रोल भी करते हैं लोग, क्योंकि आपकी बातों को लेकर के। सिर्फ ट्रोलिंग नहीं, मुझे बहुत फिजिकल और मेंटल हरासमेंट भी बहुत हो चुका है। जैसे मेरा जो ग्रुप का एक स्पेशलिटी है, हम बहुत सारे दवाएं का एनालिसिस करते हैं, टॉक्सिकोलॉजी केमिकल एनालिसिस करते हैं, जैसे आयुर्वेद जो हो, होम्योपैथी हो। हमारा एक अच्छा लैब है जो थर्ड पार्टी इंडिपेंडेंट लैब है, वो गवर्नमेंट अप्रूव्ड लैब है, और हमने बहुत सारा पेपर्स भी, साइंटिफिक पेपर्स भी पब्लिश किया है उसमें, एनालिसिस ऑफ आयुर्वेदिक ड्रग्स और होम्योपैथिक दवाएं जो है। और हमने बहुत कंटामिनेंट्स, अडल्ट्रेशन, होम्योपैथी दवाएं में हमने कीमोथेरेपी दवाई भी हमने डिटेक्ट किया है, ऐसा कंटामिनेशन है उसमें। तो ये सब करने का हमारा एक लैब था, और एक ग्रुप होम्योपैथ्स, ये सब केरल में हुआ है, और नॉर्थ केरल से आ गया, और मैं सब सेंट्रल केरला में रहता हूँ, कोच्चि में। और हमारा लैब को अटैक कर दिया, और उसका फेसबुक लाइव डाल दिया। तो मेरा लैब मेंबर्स को बहुत ख़राब लगा, वो बहुत डिप्रेस्ड हो गया था, बहुत स्कैर्ड हो गया था। तो उसके वजह से मैंने उस लैब को मुझे बंद करना पड़ा, और एक अलग आउटसाइड लैब का सर्विसेज लेना पड़ा। ये सब भी हुआ है, सिर्फ ट्रोलिंग नहीं, फिजिकल हरासमेंट भी हुआ है। तो ये जो इतना हरासमेंट होता है, ट्रोलिंग होती है, ये एक टोल तो लेती होगी आप पे। क्या आपको कभी नहीं लगता कि यार, डर नहीं लगता कि अब मैं ना इतना बोलूँ, जैसे आप योगा आयुर्वेद पे इतना खुल के बोल देते हैं कि नहीं ये काम नहीं करते, तो आपको खुद कभी ऐसा लगता है कि चलो यार अब नहीं बोलना चाहिए? मैं किसी को बोलना तो है ना, मैं और कोई नहीं बोलेगा, तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ, क्योंकि ये सब लोगों के लिए है, पब्लिक हेल्थ के लिए है ना। क्योंकि पब्लिक हेल्थ हमारा सबसे क्या बोलते हैं, एक ट्रेजर होता है एक कंट्री का हमारा, और पब्लिक हेल्थ को डिफेंड करना हर डॉक्टर का ड्यूटी है। तो ये सब बोलना, क्या चीज़ अच्छा है आपके लिए, क्या चीज़ अच्छा नहीं है, क्या चीज़ में बेनिफिट्स कम है, रिस्क ज़्यादा है, किस चीज़ में बेनिफिट्स ज़्यादा है, रिस्क कम है, ये सब पब्लिक को इन्फॉर्म करना एक डॉक्टर का ड्यूटी होता है। इसलिए मैं ये करते रहूँगा, इसमें कोई आप पीछे नहीं हटेंगे। ठीक है, अब ये जो पूरा डिस्कोर्स है, जो पूरी डिबेट है, जैसे हमने बात करी वेजिटेरियन वर्सेस नॉन वेजिटेरियन, एलोपैथी वर्सेस आयुर्वेद या होम्योपैथी, सबकी अपनी अपनी राय है, सबके अपने अपने बिलीव्स हैं, बिलीफ सिस्टम है। डॉक्टर आबी ने बताया वो किस चीज़ को सही मानते हैं, किस चीज़ के पीछे साइंटिफिक एविडेंस है, किस चीज़ के पीछे नहीं है। उम्मीद है आप में से बहुत लोग होंगे जिनकी बहुत सारी गलत फहमियाँ दूर हो गई होंगी, बहुत काम की नई नई बातें पता चली होंगी, आपके काम आए। और बैठकी का ये एपिसोड आपको कैसा लगा हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। डॉक्टर आबी, थैंक यू सो मच फॉर गिविंग अस टाइम, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग अस। उम्मीद है आपको भी मज़ा आया होगा हमसे बातचीत करके। बहुत अच्छा लगा, थैंक यू सो मच। थैंक यू फॉर वॉचिंग लल्लन टॉप। दिल्ली में होने जा रहा है लल्लन टॉप का पहला सेहत अड्डा। तारीख है 6 अक्टूबर। अगर आप इस अड्डे में आना चाहते हैं, लाइव ऑडियंस का हिस्सा बनना चाहते हैं, डॉक्टरों से सवाल पूछना चाहते हैं, हम लोगों से संवाद करना चाहते हैं, क्विज में पार्टिसिपेट करना चाहते हैं, या फिर आखिरी में हंसी के ठहाके स्टैंड अप कॉमेडी देखना चाहते हैं, तो फटाक से डिस्क्रिप्शन में दिए लिंक पर क्लिक करिए। आई विल सी यू देयर। लल्लन टॉप सेहत अड्डा, को पावर्ड बाय नारायणा हेल्थ एंड ओली फार्मा।